हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी जो हम BD14 या वॉल्यूम 3 से कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रेनियल कैविटी। नाउ क्रेनियल कैविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यू नो ऑल ऑफ अस हैव दिस स्कल, और इस स्कल का अगर हम ये ऊपर से इस तरह से कट करके वॉल्ट को हटा दें, दैट इज व्हाट वी कॉल द वॉल्ट। सो वॉल्ट के अंदर यहाँ आपको जो दिखेगा दैट विल बी द क्रेनियल कैविटी, जिसमें देयर आर 3 फोसा, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, जो कि एक अलग चैप्टर के पूरा टॉपिक है। टुडे वी हैव टू डिस्कस कि इस क्रेनियल कैविटी के जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और अगर क्रेनियल कैविटी से ब्रेन को निकाल दिया जाए, सो दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इफ यू रिमूव द ब्रेन आउट ऑफ दिस क्रेनियल कैविटी, then whatever is left behind is something that we have to discuss today. Okay, so the cranial cavity, the highest placed cavity, contains brain, meninges, venous sinuses, all cranial nerves, 4 petrosal nerves, part of the internal carotid and part of the vertebral artery besides the special senses. So this is all that we have to kind of discuss in this chapter. आज के ये पूरे chapter का content है. Okay. The anterior branches of the middle meningeal artery lies at the pterion, and that's an important point because इस point पर अगर कोई accident होता है या कोई punch blow करता है, so जो middle meningeal artery है it can be ruptured and it can lead to extra dural hemorrhage. हमने head and neck की सीरीज में ये बात कई दफ़ा डिस्कस की है कि middle meningeal जो है that is present at the point called pterion. Okay, so that is the introduction for today's video. Now the contents of the cranial cavity. The convex upper wall of the cranial cavity is called the vault of the skull. ये बात हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की है। अगर आप मेरी हेड एंड नेक की पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि इफ दिस इज क्रेनियम, सो ये हमारे स्कल का ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन है, दैट पोर्शन इज बेसिकली नोन एज द वॉल्ट. ओके, सो ये कॉन्वेक्स पोर्शन इज नोन एज द वॉल्ट. इट इज यूनिफॉर्म एंड स्मूथ. लेकिन जो बेस ऑफ द स्कल है, यानी जब आप वॉल्ट को हटा देंगे और अंदर जो कुछ दिखेगा, दैट इज वॉट इज नोन एज द बेस ऑफ द स्कल. दैट इज एक्चुअली uneven and it is present in the form of 3 cranial fossa, anterior, middle and posterior cranial fossa, lodging uneven bases of the brain, जिसके अंदर ब्रेन बेसिकली फिट होता है. सो इजी चीज़ है ये. हमने जब स्कल के ऑस्टियोलॉजी, नॉर्मा फ्रंटालिस और नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, जब ये चीज़ें डिस्कस की थी तब ये बात की थी कि इफ़ यू रिमूव द वॉल्ट देन यू सी द ब्रेन, और ब्रेन भी हटा दें देन यू सी द बेस ऑफ द क्रेनियम. द क्रेनियल कैविटी कंटेन्स ब्रेन एंड इट्स कवरिंग्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, मेनिंजीज. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर. उसके बाद मिडल में एरेक्नॉइड मैटर है, और इनर मोस्ट जो ब्रेन की कवरिंग है, जो कि ब्रेन के सबसे ज़्यादा करीब होती है, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर. सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इफ दिस इज योर ब्रेन, तो ब्रेन की इमीडिएटली जो कवरिंग होगी दैट इज द पाया मैटर. उसके बाद जो कवरिंग होगी दैट इज द एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर जो कवरिंग होगी दैट इज द ड्यूरा मैटर. सो हियर इन द मिडल इज द ब्रेन. अगेन सबसे अंदर वाली जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड पाया मैटर. उसके बाद जो कवरिंग है मिडल में दैट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे बाहर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा. अब इसके हिसाब से कुछ स्पेसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है, यानी यूं कहें दूसरे अल्फाज में कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, ये वाली दिस स्पेस, दिस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस, एंड दैट शुड एक्चुअली मेक सेंस टू यू बिकॉज ये ड्यूरा के नीचे है तो सब ड्यूरल, सो दैट स्पेस इज द सब ड्यूरल स्पेस. बिल्कुल इसी तरह ये एरेक्नॉइड मैटर है. एरेक्नॉइड और पाया के बीच में ये वाली जो स्पेस है, दिस इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस. इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर सारे का सारा CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूम रहा होता है. ठीक है, तो 3 मेनिंजेस याद रखनी है. 2 स्पेसिस के नाम आपको पता होने चाहिए. द ड्यूरामीटर इज द थिकेस्ट ऑफ द 3 मेनिंजेस. सबसे बाहर वाली लेयर सबसे थिक है. इट इनक्लोजेस द क्रेनियल वेनस साइनसेस एज वेल. अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे कि जितना भी वेनस साइनसेस का चक्कर है वो सारे का सारा ड्यूरामीटर के अंदर ही है. इट हैज डिस्टिंक्ट ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. द ड्यूरा इज सेपरेटेड फ्रॉम द एरेक्नॉइड मैटर बाय अ पोटेंशियल स्पेस व्हिच इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस. ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया कि ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस. ओके, द एरेक्नॉइड इज सेपरेटेड फ्रॉम पाया मैटर बाय अनदर स्पेस व्हिच इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड इट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. द एरेक्नॉइड, पाया, subarachnoid space and CSF are dealt already with the structure of the brain. इस चैप्टर में जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं वो इस तरह है कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो के स्टार्ट में, अगर क्रेनियल कैविटी में से ब्रेन को निकाल दें तो पीछे जो कुछ रह जाता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो दिस चैप्टर विल डील विद
the meninges, the venous sinuses, and also hypophysis cerebri, trigeminal ganglion, middle meningeal, and other structures such as internal carotid, vertebral artery, and all these structures. So let's begin कि अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं cranial cavity के अंदर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के हवाले से. सो देयरफॉर प्लीज पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ताकि आपको ये चैप्टर बाकी हेड एंड नेक चैप्टर्स की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेरिब्रल ड्यूरा मैटर. बाकी जो लेयर्स हैं यहाँ पे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर और CSF ये ब्रेन की एनाटॉमी के साथ डिस्कस हो रहा है, लेकिन ड्यूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द ड्यूरा मैटर. अच्छा, ड्यूरा मैटर जो है, इट इज द आउटर मोस्ट एंड थिकेस्ट एंड टफेस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन. यानी ब्रेन की जो 3 लेयर्स हैं जिसमें ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया मैटर हैं, उसमें सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज द ड्यूरा, एंड इट इज द थिकेस्ट लेयर, इट इज द टफेस्ट लेयर. ओके, एंड इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. इसकी ड्यूरा की भी एक आउटर लेयर होती है विच इज कॉल्ड एंडोस्टियल लेयर. It is actually kind of very closely linked with the periosteum of the skull. यानी वो हड्डी के साथ स्कल की जो बोन स्ट्रक्चर है उसके साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड है. सो फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ स्कल हेयर. सो ये स्कल है, स्कल के बिल्कुल साथ जो लेयर बाउंड है ये एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है. सो दिस इज लेयर नंबर 1. ओके, फिर इसके थोड़ा सा नीचे एक लेयर चल रही होती है विच इज लेयर नंबर 2. दिस इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर. सो दैट इज लेयर नंबर 2. यूजुअली ये लेयर 1 और लेयर 2 जो हैं दे आर वेरी क्लोजली इंटीमेटली अटैच टू ईच अदर, लेकिन कहीं कहीं जैसे मिडल ऑफ द क्रेनियम में क्या होता है कि ये जो मेनिंजियल लेयर है ना, ये यूं चलती है और ऐसे बीच में डिप करती है और फिर यूं ऐसे चलती है और फिर यूं आ जाती है. तो अब देखो क्या हुआ, आउटर लेयर जो चल रही थी ड्यूरा मैटर की, उसके और ये सारा बीच में दे आर ऑल क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, ऐसे जैसे बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे के साथ. लेकिन चूंकि इसने बीच में ऐसे डिप मारा है, इस डिप को हम नाम देते हैं फॉक्स सेरिब्राई. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. सो दैट इज नॉन एज फॉक्स सेरिब्राई. इस डिप की वजह से देखो यहाँ पे एक कैविटी बन गई. मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ. ये जो कैविटी बन गई है ना, ये कैविटी, यहाँ जो गैप बन गया, इस गैप के अंदर ब्लड होता है और इसे हम कहते हैं वेनस साइनस. सो जो वेनस साइनसेस अभी हम पढ़ेंगे, दीज आर एक्चुअली blood spaces between the 2 layers of dura matter. और ये हर उस जगह बनती हैं जहां जहां ड्यूरा मैटर कोई ना कोई कवरिंग या कोई ना कोई फोल्डिंग या कोई ना कोई ऐसे लेयर बनाएगी जिसमें वो अपने रास्ते से हट रही है. जैसे कि मिडल में यहाँ पे बीच में डिप कर रही है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में. चूंकि ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में डिप कर रही है, यहाँ पे गैप बन जाता है विच इज ऑल फिल्ड विद द ब्लड. सो दिस इज हाउ द वेनस साइनसेस आर प्रोड्यूस्ड. ओके, तो 2 इसकी लेयर्स होती हैं. एक आउटर लेयर है विच इज एंडोस्टियल लेयर, जो मैंने आपको बता दिया, इट इज क्लोजली अटैच विद द periosteum of the skull bone. फिर एक inner layer है which is known as meningeal layer. It surrounds the brain. The meningeal layer is continuous with the spinal dura mater. सही है, ये बात easy है. स्पाइनल कॉर्ड में भी ड्यूरा मैटर होती है, उसके साथ ये नीचे कंटिन्यू है. Now the 2 layers are fused to each other at all the places except where the cranial venous sinuses are. ये बात मैंने अब आपको यहाँ पे समझा दी इस डायग्राम में. ठीक है, इस डायग्राम में एक आध और भी यहाँ पे डायग्राम इन्होंने बनाई हुई, उसको भी देख लेते हैं. So for example this one, that's another very good diagram. So this is a section through the cranium. ये outer layer है, this is the outer layer of dura mater, this is the inner layer of dura mater and they are fused with each other. लेकिन देखें ये बीच में, चूंकि ये जो meningeal layer है चलते इसने बीच में डिप मारा यूं, which is the fox cerebri, दूसरे साइड से भी ऐसे चलते बीच में डिप मारा, तो यहाँ पे गैप बन गया. This gap is known as a superior sagittal sinus, जिसमें ब्लड होता है. ऐसे जहाँ जहाँ ड्यूरा मैटर की meningeal layer कोई फोल्ड बनाएगी, जैसे ये है देखें यहाँ पे एक फोल्ड बना रही है, this is called tentorium cerebri. अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम. इट सेपरेट्स द सेरिबेलम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम. ये राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे भी होगा. तो जहां यहाँ फोल्ड बना ऑफ द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, तो यहाँ पे एक गैप बना, उस गैप में ब्लड है, तो देयर इज अ साइनस. सो ये साइनसेस तमाम उन जगहों पे बनती हैं जहां पे देयर इज अ फोल्ड ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट अभी से बिल्कुल इसको ज़हन नशीन कर लें, ताकि आगे जब हम बात करेंगे तो ये दोबारा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा. वेनस साइनसेस पे पूरा डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कशन है. नाउ द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड द एंडोस्टियल लेयर और एंडोक्रेनियम,
ये क्रेनियम की एक्चुअली, चूंकि ये पेरियोस्टियम के साथ बिल्कुल ब्लेंडेड होती है इसीलिए इसको एंडोक्रेनियम भी कहते हैं. द एंडोक्रेनियम इज कंटिन्यूअस विद द पेरियोस्टियम ऑफ द लाइनिंग ऑफ द आउटसाइड स्कल. सो बेसिकली ये स्कल के पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है. इट्स वेरी मच ब्लेंडेड. सो ये जो आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर की, दिस वन, इट्स एक्चुअली वेरी मच क्लोज कॉन्टैक्ट विद द क्रेनियम. सही हो गया. नाउ विद द पेरियोस्टल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिट, ज़ाहिर ऑर्बिट में जो फिजर है, ऑर्बिटल फिजर, उसके साथ भी ये कंटिन्यूस है, स्कल का ही पार्ट है वो. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर की, वो पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल के साथ अटैच्ड है. इट प्रोवाइड्स शीथ फॉर द क्रेनियल नर्व्स. जो क्रेनियल नर्व्स स्कल में से निकल रही हैं उनको भी ये कवरिंग प्रोवाइड करती है ड्यूरा मैटर की ये लेयर. Its outer surface is also adherent to the inner surface of the cranial bones by a number of fine fibers and vascular processes. Again वही बात है जो पॉइंट नंबर 1 में की थी कि ये जो outer layer of dura mater है, जिसका नाम एंडोस्टियर लेयर या एंडोक्रेनियम है, it is tightly bound actually with the periosteal layer of the skull bones by fibrous septa and stuff. Okay, so they are intimately related with the skull bones. फिर जो meningeal layer है, inner layer, at places the meningeal layer of dura mater is folded on itself to form partitions, which actually divides the cranial cavity into compartments, which lodges different parts of the brain. अब ये जो meningeal layer है, मैंने आपको बताया कि meningeal layer different, जैसे ये डायग्राम है, मैं अगेन यहाँ पे स्कल बना देता हूँ. स्कल में सपोज हमने स्कल की बोन्स हटा दी और अब ये जो है दिस इज द एंडोस्टियल लेयर, यानी आउटर लेयर है ऑफ ड्यूरा मैटर, और ये इनर लेयर है, ठीक है. अब ये इनर लेयर जो है meningeal लेयर, एक तो बिल्कुल बीच में इस तरह का फोल्ड बनाती है और ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है. ये जो बीच का फोल्ड है, दिस इज नोन एज फॉक्स सेरिब्राई. और इमेजिन करें, आपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स देखे हैं ना, ब्रेन किस तरह से होता है. द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, एक राइट हेमिस्फीयर है, दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, बीच में काइंड ऑफ एक गैप है. इस गैप में डिप करती है ये फॉक्स सेरिब्राई. सो फॉक्स सेरिब्राई इज अ फोल्ड विच वर्टिकली डिवाइड्स द ब्रेन इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. इस तरह से है ये फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है. इसके एक तरफ राइट हेमिस्फीयर होगा, एक तरफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा. सो द फर्स्ट वर्टिकल सेंट्रल डिवीजन इज द फॉक्स सेरिब्राई. देन देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड टेंटोरियम सेरिब्राई. टेंटोरियम सेरिब्राई जो है, इसका काम होता है बेसिकली इट्स सेपरेटिंग, it's actually dividing the cranial cavity into supratentorial, infratentorial part. Infratentorial part में cerebellum होगा. Then there is fox cerebelli and then there is diaphragma sella. इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए. The first division which is called the fox cerebri. The fox cerebri is a large sickle-shaped fold of dura mater. और ये कौन सी ड्यूरा होगी? दिस इज द meningeal लेयर ऑफ द ड्यूरा. जो इनर लेयर है, आउटर लेयर फोल्ड नहीं करती, ठीक है. आउटर लेयर टाइटली बाउंड होती है पेरियोस्टियम के साथ. सो इट इज़ दी लार्ज सिकल शेप. सिकल किसको बोलते हैं पता है? सिकल के लिए वर्ड यूज़ होता है, दिस इज़ समथिंग जो इस तरह की चीज़ होती है. यहाँ पे ये इसको हत्ता कहते हैं, यहाँ पकड़ा जाता है इसको, एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ऐसे पॉइंटेड चीज़ होती है. अच्छा, ये पुराने ज़माने में लेबर्स वगैरह यूज़ करते थे, उनके हाथ में ये पकड़ लिया इसको, और पकड़ के इसकी ये जो नोकीला पॉइंट है, इससे कोई भी बड़ी सी अगर बोरी पड़ी हुई है, चावल की बोरी या आटे की बोरी, तो यहाँ से इसको ये इस तरह से मारते थे सिकल को, और यहाँ ये इसका हैंडल है, तो यहाँ से इसको पकड़ के एक तरफ से यहाँ सपोर्ट लेते थे, दूसरा यहाँ हाथ से पकड़ के इसको अपने कंधे पे लोड करते थे. तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं सिकल. दिस सिकल वॉज यूज बाय द लेबर्स इन ओल्ड टाइम्स. अब तो खैर बहुत अरसा हो गया, मैंने भी नहीं देखा ये, लेकिन बहरहाल दैट्स द कॉन्सेप्ट. अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर देखें तो देखें इट इज सिकल शेप. तो ये जो सिकल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज द फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है. सो इट इज अ लार्ज फोल्ड and it occupies the median longitudinal fissure between the two cerebral hemispheres. ये दो cerebral hemisphere के बीच में होता है. इसका एक anterior end है, that is the anterior end. It is attached to the crista galli, and then there is a posterior end which is broad. So that is the posterior end. This is the posterior. You see, anteriorly it is narrow, but posteriorly it is broad. You see how broad it is towards the posterior end, and anterior end is a little narrow. Okay. Now the fox cerebri has two margins. There is an upper margin and there is a lower margin which is concave and free. So this is the upper convex margin and this is the lower concave margin. Okay, तो हर चीज़ बड़ा clearly diagram में नजर आ रही है. The fox cerebri has right and left surfaces of each of which is related to the medial surface of the corresponding cerebral hemisphere. ये simple सी बात है, यानी अगर brain में बनाऊँ यहाँ पे right cerebral hemisphere और ये left cerebral hemisphere, तो इसके बीच में ये चल रहा होगा fox cerebri, यानी fox cerebri के इस तरफ
तरफ अगर ये राइट साइड है तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा, उस तरफ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा. ओके, इट इज बिटवीन द टू cerebral hemispheres. Three important venous sinuses are present in relation to this fold. There is one which is called superior sagittal sinus. इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे. It lies along the upper pole, upper margin. The inferior sagittal sinus, it lies along with the lower margin, and then there is a straight sinus that lies along the line of attachment of the falx cerebri to the tentorium cerebelli. ये बात ज़रा समझाता हूँ आपको. एक कोई डायग्राम देखते हैं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो. So for example this diagram. राइट, बल्कि इससे भी अच्छी जो डायग्राम है, लेट मी फाइंड. सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल एंड इमेजिन दैट दिस इज द फॉक्स सेरेब्राई. और ये बेसिकली फॉक्स सेरेब्राई हटा के अब वी आर जस्ट लुकिंग एट द वेनस साइनस. सो फॉक्स सेरेब्राई का यहाँ पे अपर मार्जिन होगा. सो अपर मार्जिन पे देयर इज सुपीरियर सैजिटल साइनस. दिस इज द लोअर मार्जिन. सो लोअर मार्जिन पे देयर इज इंफीरियर सैजिटल साइनस एंड दिस इज द स्ट्रेट साइनस. सो ठीक है जनाब, तो ये तीन आपको साइनसेस याद रखनी है. जो सुपीरियर मार्जिन की तरफ होगी दैट इज द सुपीरियर sinus here, there will be an inferior sinus and there will be a straight sinus. जहाँ पे ये जो पूरा falx cerebri है वो इस tentorium cerebri के साथ, tentorium cerebelli is the horizontal partition, falx cerebri is the vertical partition. तो होता ये है कि ये जो falx cerebri है ये पूरे का पूरा रेस्ट करता है, कनेक्ट होता है इस tentorium cerebelli के साथ. ओके, सो यहाँ पे there is a straight sinus. So there are three sinuses associated with this meningeal fold. मैंने आपको ये बात बता दी क्लियरली स्टार्ट में इस चैप्टर की कि जहाँ जहाँ meningeal layer of the dura matter कोई भी fold बनाएगी वहाँ वहाँ एक गैप बनेगा, उस गैप में blood होगा and that will be known as the sinus. So since we are talking about the first fold which is known as the falx cerebri, so falx cerebri के साथ जो तीन sinuses associated हैं उन तीन sinuses के नाम आपको याद होने चाहिए. Okay, superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus and straight sinus. Now the next fold is the tentorium cerebelli which is a tent shaped fold, इसीलिए इसका नाम है tentorium, and it is obviously also the fold of dura mater. और dura mater की कौन सी लेयर अगर मैं आपसे पूछूं, the meningeal layer, and it is a horizontal fold and it divides the cranial cavity या cranial fossa into basically the supratentorial and infratentorial compartments. इसके ऊपर जितना भी compartment होगा that is called supratentorial, इसके नीचे जितना भी होगा that is called infratentorial. जो infratentorial compartment है is the posterior cranial fossa containing the hindbrain and the lower part of the midbrain. और जो supratentorial compartment है it contains everything which is different parts of the cerebrum. Okay, the tentorium cerebelli has a free margin and an attached margin. The anterior free margin is U-shaped, अभी दिखाता हूँ डायग्राम में, and is free, इसीलिए इसका नाम free margin है. The ends of the U are attached to anteriorly to the anterior clinoid processes. This margin bounds the tentorial notch which is occupied by the midbrain and the anterior part of the superior. That's an important point, अभी डायग्राम में समझाता हूँ. The outer or the attached margin is convex and posterolaterally it is attached to the lips of the transverse sulci of the occipital bone. This is too much detail, you can actually skip. पहले मैं यहाँ तक आपको डायग्राम में समझा दूँ बात, फिर हम आगे बात करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम द अबव एंगल. ऊपर से देख रहे हैं तो ब्रेन हटा दिया है, सारी सेरेब्रम हटा दिया है. सो हियर वी सी दिस टेंट लाइक हॉरिजॉन्टल फोल्ड. सो इमेजिन दिस इज द फ्रंट ऑफ द पर्सन. ये यहाँ पे नाक वाक होगी आगे जो कि हटा दी है एंड दैट इज द बैक साइड. सो ये ऑक्सीपिटल एरिया है सारा, ठीक है, एंड दैट इज द फ्रंटल पार्ट. और ये हम ऊपर से देख रहे हैं. सो दैट इज द ओरिएंटेशन टू this diagram. Now if you look here, ये इसका posterior part है, ये इसका anterolateral part है, ये सारा part different bones के साथ attached है. और ये जो anterior margin है इस tentorium cerebelli का, this is kind of free और यहाँ से midbrain गुजरता है. Okay, anterior margin का ये part अटैच्ड होता है बोनी प्रोसेसेस के साथ, लेकिन देयर इज अ बिग गैप इन देयर और इस गैप में से नीचे की तरफ जाता है मिड ब्रेन. सही हो गया. तो ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द यू शेप्ड एंटीरियर फ्री मार्जिन. दिस इज द यू शेप्ड एंटीरियर फ्री मार्जिन जिसके एंटीरियर प्रोसेसेस जो हैं वो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस के साथ एक्चुअली अटैच्ड होते हैं. ओके, राइट, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, देन वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्राइजेमिनल केव जिसका दूसरा नाम है मैकल्स केव. इट इज अ
स्मॉल रेसेस, रेसेस हमेशा कहते हैं किसी कैविटी टाइप जगह को जिसमें कोई चीज़ चुपके से ऑक्यूपाई करती है, ठीक है. इट्स अ रेसेस ऑफ ड्यूरा मैटर प्रेजेंट इन रिलेशन टू द अटैच्ड मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम. इट इज फॉर्म बाय इवेजिनेशन ऑफ inferior layer of the tentorium over the trigeminal impression of the petrous temporal bone. It contains a very important ganglion जिसके बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, that is known as trigeminal ganglion. So basically ये एक और hidden fold है tentorium cerebri का, which is the meningeal layer of what? Of dura mater. Okay. So ये tentorium cerebri है, ये अपना एक fold बना रही है और इस fold से ये पूरा एक रेसिस बन गया. इस रेसिस को हम नाम देते हैं Meckel's cave और इसमें फिट होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. सो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और चूंकि यहाँ पे भी एक फोल्ड बना है तो बिटवीन द आउटर लेयर एंड ऑस्टियर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर देयर विल बी अ साइनस एंड हियर द साइनस इज सुपीरियर पेट्रोसल साइनस. ओके, राइट. सो ट्राइजेमिनल केव की बात हो गई. अब the free and attached margins of tentorium cerebri cross each other near the apex of the petrous temporal bone. The anterior point, okay, well, ye not high yield, so I'm cutting this off. The tentorium cerebri has two surfaces. There is a superior surface and there is an inferior surface. The superior surface is convex and slopes to either side to, in the median plane. The falx cerebri is attached to the superior surface in the midline. The straight sinus lies along the line of this attachment. The superior surface is related to the occipital lobes of cerebrum and the inferior surface is concave, is associated with cerebellum. ये सारी बात आपको मैं ऑलरेडी वक्तन फक्तन बता भी चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लें. अगेन इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो गाइस मुझे आप बताइए कि दिस इज टेंटोरियम सेरिब्राई. हम इसकी कौन सी सरफेस देख रहे हैं? मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में कि हम ऊपर से देख रहे हैं. सो दिस इज द सुपीरियर सरफेस. इस सुपीरियर सरफेस पे यहाँ बीच में आके अटैच होता है फॉक्स सेरिब्राई. अब फॉक्स सेरिब्राई जहाँ अटैच होता है वहाँ पे स्ट्रेट साइनस है. सो दिस हैज टू बी द स्ट्रेट साइनस. ओके, और ये जो फॉक्स सेरिब्राई जहाँ पे अटैच हो रहा है, इस पूरी सरफेस को हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस. और इसके पीछे, यानी अभी जो नजर नहीं आ रही, इसको मैं उल्टा कर दूं तो पीछे कौन सी सरफेस होगी? इंफीरियर सरफेस. इस सुपीरियर सरफेस पर क्या पड़ा हुआ होता है? इस सुपीरियर सरफेस पर सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल लोब पड़ा हुआ होता है. यानी अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, माय डायग्राम इज नॉट सो गुड, बट एनीवेज सपोज दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम और फिर ये नीचे मामला चल रहा है. सो here will be, let me change the color for now ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए. so here will be the horizontal division. यहाँ पे होगा टेंटोरियम सेरिब्राई और ये जो टेंटोरियम सेरिब्राई है इसकी अब देखें दो सरफेसेस हो गई. दैट वन विल बी द सुपीरियर सरफेस जिस पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर पड़ा हुआ है. दैट वन विल बी द इंफीरियर सरफेस जिस पर सेरिबेलम कम्युनिकेशन में है. ओके, सो सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इजी स्टफ. लाइन बाय लाइन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि लाइन वैसे अगर आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है बाज़ औक़ात समझने में, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे एम्फसाइज़ करना है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैंने क्रॉस करना है और आगे बढ़ना है. तो स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है काफ़ी हेल्प हो जाती है तो बताओ यार, मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ हेल्प हो भी रही है या नहीं, मैं ही समझ रहा हूँ सिर्फ. एनीवेज, तो अब तक हमने दो फोल्ड्स डिस्कस कर लिए. द फर्स्ट वन वॉज फॉक्स सेरिब्राई, द सेकेंड वन वॉज टेंटोरियम सेरिब्राई. अब तीसरे की बात करते हैं. नेक्स्ट, द थर्ड वन इज फॉक्स सेरिबेलाई. ये डिफरेंट है. अच्छा, पहले वाले का नाम था फॉक्स, क्या था? सेरिब्राई. अब है सेरिबेलाई, तो ये सेरिब्रम में था और ये सेरिबेलम में होगा. द फॉक्स सेरिबेलाई इज ए स्मॉल सिकल शेप, ये भी सिकल शेप्ड है, फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इन द पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच. सो इट इज बिटवीन द सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स. द बेस ऑफ द सिकल इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरिबेलाई इन द मीडियन प्लेन. द एपेक्स ऑफ द सिकल इज फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फोरामेन मैग्नम की. तो अभी मैं डायग्राम पे आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ. लेट्स गो टू 12.22 एंड उसका पार्ट सी. ये देखो, ये बड़ी मजे की डायग्राम है. इसमें ये जो वर्टिकल फोल्ड है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में है, दैट इज फॉक्स सेरिब्राई. सो ये वाला फोल्ड फॉक्स सेरिब्राई होगा. फिर ये जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड है ड्यूरा का, दैट इज टेंटोरियम सेरिब्राई. अब ये सेरिबेलम है. सेरिबेलम के बीच में जो वर्टिकल फोल्ड है दैट इज फॉक्स सेरिब्राई. ठीक है, फॉक्स सेरिबेलाई, फॉक्स सेरिब्राई एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई. सो ये सारी आपको डिफरेंट डायग्राम्स देख के कॉन्सेप्ट एक्चुअली बिल्ड करने की ज़रूरत है. ठीक है, द पोस्टीरियर मार्जिन एंड इंटीरियर मार्जिन इज फ्री. ओके, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं नहीं काट रहा इसको, सॉरी. इट इनक्लोजेज द ऑक्सीपिटल साइनस. इसमें एक साइनस है जो अभी बताऊंगा आपको कौन सी साइनस है. ठीक है, देयर इज एन ऑक्सीपिटल साइनस.
So we go back again here. Here is the occipital sinus, which is between the outer layer, which is the endosteal layer of dura mater, और यहाँ जो fold है बिल्कुल ऐसे ही जैसे fox cerebri जब नीचे dip की थी, तो यहाँ पे जो sinus बनी थी, इसको हमने नाम दिया था superior sagittal sinus. याद है? बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे fox cerebelli dip करती है, यहाँ जो venous sinus बनता है, that is called occipital sinus. Okay, right. तमाम साइनसेस अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. नाउ diaphragma sella. Diaphragma sella is a small circular fold of dura mater forming the roof of the hypophyseal fossa. Pituitary gland के ऊपर होता है, इसको कवर करता है. Anteriorly it is attached to the tuberculum sella. Posteriorly it is attached to the dorsum sella. On each side it is continuous with the dura mater of the middle cranial fossa. The diaphragma has a central aperture through which the stalk of the hypophysis cerebri pass actually. Now let me find a relevant diagram for you. So here is the relevant diagram जिसमें ये दिखाया है hypophyseal fossa जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड फिट होता है. और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर आप देखें कवरिंग्स, सो देयर इज दिस इज ड्यूरा, दिस इज द एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा, दिस इज द मेनिंजियल लेयर. सो ये ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, और ये बन गया फोल्ड. इसने ऐसे इसको कवर कर लिया है. सो जहां फोल्ड बनता है वहां पर कोई ना कोई साइनस होती है. सो यहां पर भी कोई ना कोई साइनस होगी, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. बट इस वक्त व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि ये जो सुपीरियर कवरिंग है, दिस सुपीरियर कवरिंग इज नोन एज डायफ्रैग्मा सेला. सो diaphragma sella is covering actually the hypophyseal fossa. और ये कह लो कि diaphragma sella की लेयर को अगर हटाएं तो अंदर क्या मौजूद होगा? उसके अंदर मौजूद होगा pituitary gland, hypophysis cerebri. ओके, सो ये तमाम थे जनाब डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ meningeal layer of dura mater. अब dura mater की blood supply, the outer layer is very richly vascular, यानी जो endosteal layer है highly vascular. The inner meningeal layer has more fibrous tissue, therefore it requires very less blood supply. So outer layer की blood supply ज़्यादा है, inner layer की blood supply कम है. Reason उसका क्या है कम होने का? कि उसमें actually fibrous tissue इतना ज़्यादा है कि it does not require, cellular tissue है ही नहीं, cellular component कम है, fibrous component ज़्यादा है. Now the vault or the supratentorial space is supplied by the middle meningeal artery and same also goes to the endosteal layer. So जो vault की blood supply है वही endosteal layer of dura की blood supply है. The anterior cranial fossa and the dural lining is supplied by the meningeal branches of the anterior ethmoidal, posterior ethmoidal and ophthalmic. The middle cranial fossa is supplied by the middle meningeal, accessory meningeal, internal carotid की branches and also branches from the pharyngeal artery. The posterior cranial fossa is supplied by the meningeal branches of the vertebral, occipital. So pretty heavy blood supply. Vault की blood supply याद रखनी है और तीनों cranial fossa की blood supply. Okay. Then the nerve supply. The dura mater of the vault यानी जो ऊपर का cranium का जो ऊपर का ये convex portion है, the vault has only a few sensory nerves which are derived mostly from the ophthalmic division of the trigeminal. So just remember this, okay? इसको याद रखना है आपको. The dura of the floor has a very rich nerve supply and is quite sensitive to pain. यानी जो vault की dura है it is less sensitive, लेकिन जो cranial fossa यानी base of the skull की dura mater है that is highly sensitive to pain because it has very rich innervation. Anterior cranial fossa में क्या innervation है? It is supplied mostly by the anterior ethmoidal nerve, also by the maxillary nerve. Middle cranial fossa is supplied by the maxillary nerve in its anterior half and by branches of the mandibular nerve in the posterior half. And the posterior cranial fossa में it is chiefly supplied by first, second and third जो cervical spinal nerves है, also by the 9th and the 10th cranial nerves. ठीक है, तो this is the vascular supply of dura and the nerve supply. कुछ क्लिनिकल बातें, पेन सेंसिटिव इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है यार क्योंकि हेड एक जो है जो सर में दर्द होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंट्राक्रेनियल कौन से स्ट्रक्चर्स हैं विच आर पेन सेंसिटिव. द लार्ज क्रेनियल वेनस साइनसेस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द, जितनी भी वेनस साइनसेस हैं दे आर पेन सेंसिटिव. ड्यूरल आर्टरीज आर पेन सेंसिटिव. ड्यूरा मैटर फ्लोर ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा दे आर पेन सेंसिटिव. आर्टरीज ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेन, सो बेसिकली जितनी भी आर्टरियल सप्लाई है ब्रेन की दैट इज पेन सेंसिटिव. हेडेक में देयरफॉर बी कॉज्ड बाय डायलिटेशन ऑफ द आर्टरीज. सो आर्टरीज में अगर किसी भी वजह से डायलिटेशन है इंट्राक्रेनियल आर्टरीज में देन देयर विल बी हेडेक. डायलिटेशन ऑफ आल्सो द एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरीज. एनी ट्रैक्शन और डिस्टेंशन ऑफ इंट्राक्रेनियल पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर, ये सारे पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं, इनमें किसी भी वजह से डिस्टेंशन होगी या रैपिड ट्रैक्शन होगी दैट विल कॉज पेन.
Okay, infection and inflammation obviously of intracranial and extracranial structure, so this is always associated with pain. Now hemorrhage is a common clinical scenario, extradural or subdural bhi. Extradural is outside the dura mater and subdural is obviously inside the dura mater. They're both common. The extradural hemorrhage can be distinguished from the subdural. ये हम clinical examination में पढ़ाते हैं, but anyways यहाँ पे कुछ differences दिए हुए हैं कि जो extradural hemorrhage है, it is usually arterial and due to injury to the middle meningeal artery at the point of the terion. बता के थक गया है मैं, ये बात याद हो जानी चाहिए अब तक. Symptoms of cerebral compression are late in the extradural hemorrhage. In extradural hemorrhage, paralysis first appear in the face and then spreads to the lower parts of the body. जबकि subdural hemorrhage के अंदर there is no fixed pattern, it's very haphazard. In an extradural hemorrhage, there is no blood in the CSF. लेकिन जो subdural hemorrhage है उसमें CSF mix हो जाता है. So this is more sort of जब हम clinical road traffic accident वगैरह इसकी डिटेल सर्जरी की पढ़ रहे होंगे तब ये बातें बहुत तफसील से आएंगी, बट एनीवेज यहाँ चूंकि मेंशन है तो मैंने एक दफ़ा आपके लिए क्विकली इसको पढ़ दिया. राइट, तो अब तक हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वीडियो इज वी आर डिस्कसिंग क्रेनियल कैविटी. और क्रेनियल कैविटी का पहला जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज द ड्यूरा मैटर. अब ड्यूरा मैटर में मैंने आपको बताया साइनसेस होती हैं, वेनस स्पेसेस. नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन द वेनस साइनसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन ड्यूरा मैटर. अब ये जो वेनस साइनसेस का टॉपिक है ये ऑल्दो न्यूरो एनाटॉमी में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, स्नेल में इसका अलग से चैप्टर है साइनसेस पर, बट यहाँ सिंस वी आर डिस्कसिंग द ड्यूरा मैटर तो आपको इस साइनसेस का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए. तो क्या क्या चीज़ें साइनसेस के बारे में पता होनी चाहिए. पहली तो बात ये कि साइनसेस हैं क्या. नाउ यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द साइनसेस. सो बार बार मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ कि सपोज दिस इज डायग्राम ऑफ द स्कल और स्कल मैंने हटा दिया है, तो अब नाउ वी आर लुकिंग एट द आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरा. सो दिस इज लेयर नंबर 1 ऑफ द ड्यूरा एंड देन देयर इज लेयर नंबर 2 ऑफ द ड्यूरा, एंड व्हेन दिस लेयर इज गोइंग लाइक दिस it dips down in the middle which is the falx cerebri and then it comes again. So एक fold है, जैसे पेरिटोनियम में folds होते हैं बिल्कुल ऐसे यहाँ fold है, और फिर एक horizontal fold आता है. So ये जो horizontal fold है, this horizontal fold is known as tentorium cerebelli and the vertical fold is called falx cerebri. Tentorium cerebelli and falx cerebri. अब जहाँ जहाँ इस तरह folds हैं ड्यूरा के, वहाँ वहाँ बीच में gaps बनते हैं and these gaps then are filled up with the blood. और ये जो ब्लड इसमें भरा है वेनस ब्लड, दिस क्रिएट्स अ साइनस. सो वेनस साइनसेस जो क्रेनियल कैविटी में है, द साइनसेस आर गैप्स फिल्ड विद द वेनस ब्लड एंड दीज गैप्स परसिस्ट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर. ठीक है, यहाँ पर भी फिर इस तरह साइनसेस. सो ऑल दीज साइनसेस दैट वी हैव टू डिस्कस आर actually they are formed within the walls of the dura mater. Dura mater की जो दो layers हैं उसके बीच में ये sinuses बनती है. राइट, सो ये क्लैरिटी अगर है तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कैविटी है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इनपुट है, इसमें ब्लड आ कहाँ कहाँ से रहा है और फिर इसका ब्लड ड्रेन होकर जाता कहाँ है. सो व्हाट इज द इनपुट टेरिटरी, ब्लड आ कहाँ से रहा है, एंड व्हाट इज द ड्रेनिंग जा कहाँ रहा है. सो ये भी सिस्टम आपको पता होना चाहिए. तो वेनस साइनस की लोकेशन, वो लोकेशन किधर है, कौन से फोल्ड के पास कौन सा साइनस है, उसमें कहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है और कहाँ ब्लड सप्लाई जा रही है, ये सारा डिस्कशन हमको अब अगले कुछ मिनटों में कवर करना है. So all these venous sinuses are internally lined by an endothelium. जैसे कि veins में endothelium होती है blood vessels में, बिल्कुल ऐसे इनमें भी हैं. However, there are no muscles in their walls or there are no valves as well. यानी veins से ये different हैं. So जितने भी venous sinuses हैं brain के, they are not exactly like veins. इनमें endothelium तो है, यानी जैसे vein में होता है कि there is an endothelial layer और लेकिन बाहर एक muscular layer भी होती है और अंदर valves भी होते हैं. यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. There are no valves, there are no muscles in the walls. Okay, the venous sinuses receive blood from, ज़ाहिर है मैंने आपसे बताया कि अगर कोई venous sinus होगी तो इसमें कहीं से blood आएगा और इसमें से निकल के blood कहीं जाएगा. तो blood आता कहाँ कहाँ से है, they receive blood from the brain, from meninges, from bones of the skull. Cerebrospinal fluid is poured into some of them as well. So in some of the sinuses there is also cerebrospinal fluid. Cranial venous sinuses communicate with the veins outside the skull through the emissary veins. यानी ये communicate करती हैं दूसरी veins के साथ by small channels. So यहाँ पर अगर for example ये एक sinus है और बाहर कोई एक vein है तो it will communicate with the vein by small emissary vein, क्योंकि ultimately it is part of the venous system.
क्रेनियल ये मिशरी वेन का कॉन्सेप्ट हो गया. देयर आर 23 वेनस साइनसेस इन टोटल, 8 ऑफ विच आर पेयर्ड, यानी कि 16 ये हो जाएंगी 16, एंड 7 आर अनपेयर्ड. So 16 plus 7 is 23. So there are 23 cranial venous sinuses. अब आपको इनके नाम एग्जैक्टली याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा वेनस साइनस में ब्लड कहाँ से आ रहा है और उसका ब्लड कहाँ जा रहा है. ये है सारा डिस्कशन जो आपको याद रखना है. जो पेयर्ड वेनस साइनसेस हैं जो दोनों साइड पर होंगे, दे इंक्लूड कैवर्नस साइनस, सुपीरियर पीट्रोजल, इंफीरियर पीट्रोजल, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड, स्फिनोप्राइडल, पीट्रोस्क्वामस एंड मिडल मेनिंजियल साइनस. ओके, सो ये सारे पेयर्ड है. और जो अनपेयर्ड है उसमें सुपीरियर सैजिटल, इंफीरियर सैजिटल, स्ट्रेट ऑक्सीपिटल, एंटीरियर इंटरकवर्नस, पोस्टीरियर इंटरकवर्नस एंड बेसिलर. आइए जरा इनको देखते हैं, स्टडी करते हैं और डायग्राम पे इनको समझने की कोशिश करते हैं ये सारे साइनसेस किधर हैं. सो द कवर्नस साइनस, ईच कवर्नस साइनस इज अ लार्ज वेनस स्पेस situated in the middle cranial fossa on each side of the sphenoid bone, actually on each side of the pituitary as well. So this is the cavernous sinus. Cavernous sinus को अगर हम देखें, this is the pituitary, this is the sphenoid bone, ये सेला ट्रसिका है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड फिट होता है, इसके लेटरल साइड पर होता है ये कवर्नस साइनस. आप देख रहे हैं, दिस इज द कवर्नस साइनस. यहाँ पर भी होगा ऑब्वियसली, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे होता है. कवर्नस साइनस इज अ बिग साइनस. अच्छा जी, द फ्लोर एंड द मीडियल वॉल ऑफ द साइनस इज फॉर्म बाय द एंडोस्टियल dura mater. The lateral wall and the roof are formed by the meningeal dura mater. So ये अगर इस डायग्राम को आप देखें, this is the floor, okay, this is the floor and this is the medial wall, this is the lateral wall and this is the rooftop. ये रूफ है, ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि जो भी वेनस साइनस है क्रेनियल कैविटी के, इट इज बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर. और ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स क्या हैं? ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स हैं, एक ये है एंडोस्टियल लेयर है और एक मेनिंजियल लेयर है. सो इन दोनों लेयर्स के बीच में ये है कवर्नस साइनस. फ्लोर पर और मीडियल वॉल पर सारे का सारा मौजूद है एंडोस्टियल लेयर, और अगर आप लेटरल वॉल देखें और रूफ देखें तो इस पर मौजूद है सारे का सारा ये मेनिंजियल लेयर. तो ये सारी बात यहाँ लिखी है, आपको देख के समझ भी आ गई है ना. नाउ anteriorly the sinus extends into the up to the medial end of the superior orbital fissure and posteriorly up to the apex of the petrous temporal bone. It's about 2 centimeter long and 1 centimeter wide. It's actually a very big sinus, okay, जिसमें काफी सारा blood है. अब इसके relations important हैं. There are some structures which are outside the sinus and there are some structures which are within the lateral wall and there are some structures which are actually passing through the medial aspect of the sinus. So 3 categories के relations हैं जो आपको याद रखने हैं. Structures which are present outside the sinus, structures which are within the lateral wall of the sinus. और ये देखना बड़ा आसान है यार, ये देखो डायग्राम. lateral wall कौन सी है? इस कवर्नस साइनस की. सो इफ यू लुक, दिस इज द लेटरल वॉल, दिस इज द लेटरल वॉल. इस लेटरल वॉल के अंदर एम्बेडेड स्ट्रक्चर देखें कौन कौन से हैं. देयर इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, देयर इज ट्रॉक्लियर नर्व, fourth cranial nerve, there is endothelium of the cavernous sinus obviously and then ophthalmic nerve and the maxillary nerve. So ये जो 4 nerves हैं, nerves, ये सारी nerves are embedded within the lateral wall. So these are all the structures which are present within the lateral wall: oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic nerve, so these are all within the lateral wall. ठीक है. अच्छा जी, अब the trigeminal ganglion is also present, lateral wall and also towards the floor. So this is somewhere here would be the trigeminal ganglion as well, right. What are the structures which are passing through the cavernous sinus? Include the internal carotid and abducent. So internal carotid and abducent nerve, these are the structures which are passing through the sinus. Internal carotid passing through the sinus, और अगर internal carotid गुजर रही है तो internal carotid के इर्द गिर्द sympathetic fibers भी होंगे, वो भी इसी साइनस से गुजरते हैं. एंड द एब्डुसेंट नर्व. तो अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ते जाओ और ये डायग्राम देखते जाओ तो बात इजीली समझ में आती है. अब वो स्ट्रक्चर्स जो आउटसाइड द साइनस मौजूद हैं, ऊपर सुपीरियरली देयर इज ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक chiasm. So superiorly here will be optic tract and optic chiasm which are also in superior relation with the pituitary gland. ठीक है, तो optic tract, optic chiasm हो गए. Inferiorly there is foramen lacerum and medially there is hypophysis cerebri. This is easy to understand. Look at the diagram here. This is the medial part. So cavernous sinus के medially क्या मौजूद है? Pituitary gland या hypophysis cerebri. And laterally there is temporal lobe with its uncus. And below is the mandibular nerve and anteriorly is the superior orbital fissure and posteriorly is the petrous temporal bone. Right. So ये mandibular nerve तो नजर भी आ रही है below, lower relation में. So all the relationships, that's an important diagram.
और कवर्नस साइनस इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कवर्नस साइनस की अगर थ्रोम्बोसिस होती है ना तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं। और कवर्नस साइनस जो है इट इज़ एंटीरियरली रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। आंखों में कोई भी इन्फेक्शन कैन ड्रेन इनटू द कवर्नस साइनस एंड कैन लीड टू द कवर्नस साइनस thrombosis and can lead to damage to the internal carotid artery and all the structures which are present, right? So that's the importance of cavernous sinus, very very important. अब ट्रिब्यूटरीज और इनकमिंग चैनल, मैंने आपको बताया कि हर साइनस के बारे में आपको ये पता हो कि उसमें ब्लड आ कहाँ से रहा है और फिर ब्लड जा कहाँ रहा है। सो कवर्नस साइनस में जो इनकमिंग चैनल है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्बिट, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ब्लड लेकर के आ रही है, ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ब्लड लेके आ रही है और सेंट्रल वेन। सो ऑर्बिट से वेन्स आ रही हैं कवर्नस साइनस के अंदर, फ्रॉम द ब्रेन भी आ रही हैं वेन्स। कौन कौन सी ब्रेन से आती हैं? सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स, और मेनिंजीज से भी ब्लड आ रहा है बाय द स्फीनोपैराइटल साइनस एंड द फ्रंटल ट्रंक ऑफ द मिडल मेनिंजियल वेन। ये एक डायग्राम भी बनी हुई बड़ी अच्छी सी। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज कवर्नस साइनस हियर एंड दिस कवर्नस साइनस इज रिसीविंग ब्लड from a lot of tributaries. So for example, superior ophthalmic is bringing blood, central vein is bringing blood, inferior ophthalmic is bringing blood from here. So ये तमाम वो veins हैं जो blood लेके आ रही हैं towards the cavernous sinus. This is also bringing blood in and this is superficial middle cerebral. So अभी हमने ये जितनी territories पढ़ी हैं जो incoming territories हैं, superior ophthalmic, inferior ophthalmic, central vein, ये रही ये तीनों, superior ophthalmic, inferior ophthalmic ये वाली और सेंट्रल, ये तीनों ब्लड ला रही हैं टुवर्ड्स द कवर्नस साइनस। ऑल्सो हमने यहाँ पे देखा सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल, सो सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल दिस इज द वन, इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग ब्लड। सो यू शुड नो व्हाट इज ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द कवर्नस साइनस, और फिर कवर्नस साइनस से ब्लड निकल के जाता कहाँ है, यानी कवर्नस साइनस खुद कहाँ ड्रेन कर रही है। सो द कवर्नस साइनस इज ड्रेनिंग इनटू द ट्रांसफर साइनस थ्रू द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। सो if you look at the diagram here, this is the superior petrosal sinus, तो इससे ब्लड निकल के जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कवर्नस साइनस से ब्लड निकल के जा रहा है to the inferior petrosal sinus, so it is draining into the superior petrosal sinus, it is draining into the inferior petrosal sinus, and it also drains into pterygoid plexus of veins through emissary veins. So these are the emissary veins, यहाँ पर emissary vein से ब्लड निकल के pterygoid plexus के अंदर जाएगा। सो बेसिकली इनकमिंग चैनल और आउटगोइंग चैनल ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए हर साइनस के, सिर्फ कवर्नस के नहीं। कवर्नस साइनस ऑल्सो ड्रेन्स इनटू द फेशियल वेन वाया द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक एंड इट ऑल्सो यू नो राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो कवर्नस साइनसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज वाया द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इंटर कवर्नस वेसल्स। इंटर कवर्नस जाहिर है कवर्नस के बीच में। सो इफ दिस इज वन कवर्नस साइनस, दिस इज अदर कवर्नस साइनस, तो ये एंटीरियर इंटर कवर्नस साइनस है जो आपस में दोनों के दरमियान देखो चैनल, कम्युनिकेटिंग चैनल बना रही है। और इसी तरह ये एक वेनस लिंक है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के कवर्नस साइनसेस के बीच में है, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर। सो देयर इज एन एंटीरियर कनेक्शन एंड देयर इज अ पोस्टीरियर कनेक्शन, और ये दोनों कनेक्शंस कहलाते क्या हैं? दे आर बोथ कॉल्ड इंटर कवर्नस साइनसेस, बिकॉज ये कवर्नस साइनसेस के बीच में है, ठीक है, राइट। ऑल दिस कम्युनिकेशंस आर वाल्वलेस। मैंने आपको साइनसेस का स्टार्ट में बता दिया था कि वाल्व्स नहीं होते साइनसेस में, एंड देयरफॉर द ब्लड फ्लो इज इन आइदर डायरेक्शन, इधर उधर ब्लड आता जाता रहेगा बिकॉज इनमें वाल्व कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ठीक है। Now, what are the factors which help expulsion of blood from the sinus? देखो एक हेल्दी साइनस सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि जो ब्लड उसमें आ रहा है वो फिर ड्रेन आउट होता रहे, यानी जाता भी रहे। सिर्फ ब्लड आएगा 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 तो काम चलेगा नहीं ना, उसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और यानी यहाँ से जो सारा ब्लड आ रहा है ये अल्टीमेटली निकलना भी चाहिए, अगले चैनल में पहुँचना चाहिए। अब वो कैसे होता है, कौन सी फोर्सेज हैं? ये देयर आर सो मेनी फोर्सेज। जैसे लोअर लिम्ब में ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड ऊपर जाता है वेन्स में। ऐसे जो कवर्नस साइनस है इसमें there is a very important structure within the cavernous sinus which is known as internal carotid artery. Internal carotid artery pulsate करती है, और ये जब internal carotid artery pulsate करेगी धक 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 धक, तो उससे एक छोटी हल्की फुल्की pulsatile movement होगी जिसकी वजह से blood move करेगा out of the cavernous sinus, and it is also moving out because of gravity and position of the head. Okay.
What else is important? Thrombosis of cavernous sinus may be caused by sepsis in the dangerous area of the face. मैंने फेस की वीडियो जब कराई थी उसमें ये बात डिस्कस की थी. दिस इज द नेजल कैविटी, पेरानेजल साइनस, क्योंकि ये सारा ब्लड ड्रेन करता है अल्टीमेटली इनटू द कवर्नस साइनस. तो इन तमाम एरियाज में कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो कवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस हो सकती है. एंड उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सीवियर पेन इन द आई एंड द फोरहेड, because this is the distribution area of the ophthalmic nerve, and ophthalmic nerve is one of the nerve which is present in the lateral wall of the cavernous sinus. So if there is thrombosis, ophthalmic nerve का जो supply area है वहाँ पे severe pain हो सकता है. Okay, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ एंड द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स, बिकॉज ये सब भी कवर्नस साइनस की या तो वॉल से गुजर रही हैं या कवर्नस साइनस के थ्रू गुजर रही हैं, जैसे एब्डुसेंट. अच्छा, अब वेनस सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? देयर कैन बी मार्क्ड एडिमा ऑफ द आईलिड्स, कॉर्निया, रूट ऑफ द नोज. इन तमाम एरिया पे थ्रोम्बोसिस की वजह से, क्योंकि वेन अब प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर रही, क्योंकि कवर्नस साइनसिस में थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, तो जो वेनस ड्रेनेज है दिस इज ऑल डिस्टर्ब. उसकी वजह से एडिमा हो सकता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से इनटू द आईलिड्स एंड द एसोसिएटेड एरिया. Now, a communication between cavernous sinus and the internal carotid artery, internal carotid आपको पता है cavernous sinus के बीच में से गुजर रही है, may be produced by the head injury. When this happens, the eyeball protrudes and pulsates. क्योंकि cavernous sinus का anterior relation आपको पता है ना superior orbital fissure के through eyeball के साथ भी है. So अगर damage हुआ internal carotid artery को भी, so the pulsating eye can be actually felt with each heartbeat. So that is actually condition which is known as pulsating exophthalmos. अगर एग्जाम में ये वर्ड यूज करते हैं कहीं पर भी ये लोग, pulsating exophthalmos, then you immediately have to understand कि there is a communication between cavernous sinus and internal carotid. कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, whatever, but pulsating exophthalmos is indicative of cavernous sinus communication with internal carotid. Okay. अच्छा जी, अगला जो साइनस हमें डिस्कस करना है दैट इज द सुपीरियर सजाइडल साइनस व्हिच इज एट द अपर कॉन्वेक्स margin of the falx cerebri. So if you see here, this is the diagram depicting all important sinuses and their connections. So this is the, you can imagine this is the sickle shaped falx cerebri वाला part, और इस falx cerebri का जो upper margin है उसमें is the superior sagittal sinus. ठीक है, अब ये जो superior sagittal sinus है ये cross section में it is triangular, और इसके जो important points ये देखें, this is how it is. So this is a cross section जिसमें ये एक ऊपर layer है which is the endosteal layer, this is the endosteal layer and this is the meningeal layer. So इन दोनों layers के बीच में यहाँ ये बड़ा सा gap बन गया, so that is the sinus which contains the blood, and this is triangular in its gross morphological appearance. Okay, अब ये चीज़ दिमाग में रखते हुए बहुत सारे important points हैं जो हमें discuss करने हैं. So पहली बात ये है कि it is in the upper margin of the falx cerebri, and then it is cross section में it is triangular, the superior sagittal sinus. आगे बात को बढ़ाते हैं. The junction of all these sinuses is called the confluence of the sinus. ये क्या बात हो रही है? देखें, actually पिछली लाइन रह गई. It is triangular on the cross section. It ends near the internal occipital protuberance by turning to one side, usually the right side, and becomes continuous with the right transverse sinus. It generally communicates with the opposite sinus. The junction of all these sinuses is called the confluence of the sinus. So if you look at this diagram here, this is the superior sagittal sinus, and then we have a straight sinus, and then this point is called the confluence of the sinuses, where most of the sinuses are actually in connection with each other. Okay, the transverse sinuses as well as the superior sagittal sinus, right? अब इंटीरियर ऑफ द साइनस, अगर हम अंदर से इस साइनस को देखें, दी सुपीरियर सैजिटल साइनस को, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. देयर इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स, देयर इज ओपनिंग ऑफ वेनस लेक्यूनी. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, सो दिस फॉर एग्जांपल इज द वेनस लेक्यूनी. सो वेनस लेक्यूनी ओपन इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनस, एंड आल्सो द सुपीरियर सेरिब्रल वेन, दे ओपन इनटू द सुपीरियर सैजिटल. सो इमेजिन ब्लड कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर सेरिब्रल वेन, इमेजिन ब्लड कमिंग फ्रॉम the venous lacunae. It is all then coming up into this big ocean of blood which is the superior sagittal sinus. So ये internal features हैं. Arachnoid villi and arachnoid granulations, they also project into the sinus. So if you look again here in the sinus, these are the arachnoid granulations. You see, they are indenting arachnoid villi. Arachnoid matter से ये सब निकल रहे हैं. They are important for production of CSF. So they are internally, actually
protruding into the superior sagittal sinus. There are also numerous fibrous bands crossing the inferior angle of the sinus. Okay, so that's for the stability of the sinus, but these are important. Superior cerebral vein open हो रही है, lacunar vein open हो रही है, and there are arachnoid indentations, granulations. अब tributaries, again sinus है तो कहीं से blood आएगा और यहाँ से blood कहीं जाएगा. Blood आता कहाँ से है? The superior sagittal sinus receives the following tributaries. Superior cerebral vein जो कि इसमें खुलती है, ये मैंने आपको already दिखा भी दी. So the superior cerebral vein which never opens into the venous lacunae but directly opens into the superior sagittal sinus. There are emissary veins, there are venous lacunae, and occasionally a vein from the nose opens into it. So these are all the veins which are opening into the superior sagittal sinus. ठीक है, अब ये जो superior sagittal sinus है फिर ultimately ये जाती कहाँ है? The sinus goes backwards, it becomes progressively larger in size, and then it is in this one is communicating with the transverse sinuses. Okay, और जिस point पर ये दोनों sinuses के साथ communicate कर रही है, that is called confluence of sinuses. So this is how the blood is moving in this direction. Then we have inferior sagittal sinus. The inferior sagittal sinus is a small channel, lies in the posterior two-thirds of the lower concave free margin of the falx cerebri. It ends by joining the great cerebral vein to form the straight sinus. So again, if you look at this generalized diagram, यहाँ पर ये पूरा फॉक्स सेरिब्राई होता है. सो जो फॉक्स सेरिब्राई का सुपीरियर मार्जिन है उसमें देयर इज सुपीरियर सैजिटल साइनस. जो इंफीरियर मार्जिन होगा दैट विल कंटेन द इंफीरियर सैजिटल साइनस, और इंफीरियर सैजिटल साइनस यूं ब्लड इसमें से पीछे जाता है एंड इट इज कंबाइंड बाय द ग्रेट सेरिब्रल वेन, एंड द ग्रेट सेरिब्रल वेन एंड इंफीरियर सैजिटल साइनस मिलकर जो साइनस बनाते हैं दैट इज नोन एज द स्ट्रेट साइनस. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर सैजिटल साइनस कहाँ ड्रेन करता है, सो इट ड्रेन्स इनटू स्ट्रेट साइनस. अब स्ट्रेट साइनस की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं. स्ट्रेट साइनस लाइज इन द मीडियन प्लेन विद इन द जंक्शन ऑफ द फॉक्स सेरिब्राई एंड द टेंटोरियम सेरिब्राई. यानी जहां फॉक्स सेरिब्राई, ये फॉक्स सेरिब्राई है, यहां टेंटोरियम सेरिब्राई होगा. सो फॉक्स सेरिब्राई और टेंटोरियम सेरिब्राई के जंक्शन पर द स्ट्रेट साइनस इज प्रेजेंट, एंड स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर सैजिटल साइनस. ये भी हमने बात डिस्कस की, एंड इट ज्वाइंस विद द ग्रेट सेरिब्रल वेन, तब बनता है स्ट्रेट साइनस. इट इज फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द यूनियन ऑफ इंफीरियर सैजिटल एंड ग्रेट सेरिब्रल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है. ओके, एंड एंड्स एट the internal occipital protuberance by continuing as the transverse sinus, usually the left transverse sinus में इसका blood drain हो जाता है. In addition to the veins forming it, it also receives a few superior cerebellar veins. At the termination of the great cerebral vein into the sinus, there exists a ball valve mechanism formed by sinusoidal plexus of blood vessels which regulate the secretion of CSF. That's an important point. जब CSF की physiology करेंगे तो ये बात कराऊंगा. न्यूरो एनाटॉमी में भी इस पे लेक्चर्स आएंगे CSF के बारे में, तब ये बात इंपॉर्टेंट है कि एट द जंक्शन वेयर द ग्रेट सेरिब्रल इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द साइनस, ये स्ट्रेट साइनस है, और ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे ये बॉल मैकेनिज्म मौजूद है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ CSF प्रोडक्शन. Now the next sinus which is the transverse sinus, जिसमें actually left side पे enter हो रहा है straight sinus. The transverse sinuses are large sinuses. The right sinus, usually larger than the left one, is situated in the posterior part of the attached margin of the tentorium cerebelli. The right transverse sinus is usually a continuation of the superior sagittal sinus, and the left sinus is the continuation of the straight sinus. Students, ये सारी important discussions हैं, important points हैं. ये जो सुपीरियर सैजिटल साइनस है, it is coming down and it is continuous usually as the right sinus, right transverse sinus. और ये जो straight sinus है, it is usually continued as the left transverse sinus. तो ये important points है सारे. superior sagittal किस में continue करती है, straight किस में continue करती है, तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है. एग्जाम के हवाले से they are all important points. Now each sinus extends from the internal occipital protuberance to the posterior inferior angle of the parietal bone. Unnecessary detail, but इसकी tributaries important है. ट्रांसफर साइनसिस में क्या क्या आता है? ट्रांसफर साइनसिस में सुपीरियर पेट्रोजल साइनस आ रहा है, इसमें इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स आ रही हैं, इसमें इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स आ रही हैं, डिप्लॉइक वेन्स आ रही हैं which is also called the posterior temporal, and inferior anastomotic veins. So these are all coming into these sinuses apart from the main continuation. यानी ये जो ट्रांसफर साइनसिस हैं इसमें सुपीरियर सैजिटल साइनस भी ड्रेन कर रहा है राइट ट्रांसफर में, और स्ट्रेट साइनस भी ड्रेन कर रहा है इनटू लेफ्ट ट्रांसफर. ये तो मेन कंटिन्यूएशंस हैं. इन मेन कंटिन्यूएशंस के अलावा ये सारी भी ड्रेनिंग ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनमें एंटर करती है. ठीक है जनाब.
नाउ द सिग्मॉइड साइनसेस जो हैं दे आर डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रांसफर साइनस. सो ये जो ट्रांसफर साइनस अभी हमने बात की थी राइट और लेफ्ट साइड के, दिस इज द ट्रांसफर साइनस. सो द ट्रांसफर साइनस इज ड्रेनिंग डायरेक्टली इनटू, या इट इज कंटिन्यूइंग एज द सिग्मॉइड साइनस. सो सिग्मॉइड साइनस इज सिंपली द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रांसफर साइनसेस. ओके, इसके अलावा इसकी कुछ अपनी ट्रिब्यूटरीज भी हैं विच आर mentioned here: cerebellar veins, internal auditory vein, mastoid and the condylar emissionary vein. The rest of the detail is not required for remembering, but ये पता हो कि ये कंटिन्यू कहाँ से हो रही हैं और इनकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं. देखो अब ये ना ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड इट इज स्टार्टिंग टू मेक सम सेंस. इसको थोड़ा सा एक दफ़ा और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वर्थ डिस्कसिंग this particular diagram one more time. So we have the superior sagittal sinus. It is taking blood in this direction and usually continuing as the right transfer sinus. Then we have the inferior sagittal sinus, which is taking blood in this direction. It is combined by the great cerebral vein and together they form the straight sinus. Straight sinus usually continues as the transfer sinus on the left side. और ये जो transfer sinuses हैं they continue as the sigmoid sinuses. Okay, तो ये सारा सिंपल स्टफ है जो आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है और कौन सा साइनस किस साइनस में ड्रेन कर रहा है और कौन सा साइनस किस साइनस के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, फिर छोटे छोटे और बहुत सारे साइनसेस हैं जो बेसिकली कनेक्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल कवर्नस साइनस और सिग्मॉइड साइनस के बीच में जो कनेक्शन है दिस इज नोन एज सुपीरियर पेट्रोजल साइनस. बिल्कुल इसी तरह देयर इज इंफीरियर पेट्रोजल साइनस विच इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग बिटवीन द कवर्नस साइनस एंड द सिग्मॉइड साइनसेस. देन देयर आर स्फीनोपैराइटल साइनसेस. सो स्मॉल साइनसेस यूजुअली कनेक्ट द लार्ज साइनसेस. दैट्स व्हाट द जनरल फॉर्मूला इज. ओके, अब clinical anatomy, thrombosis of sigmoid sinus is always secondary to infection of the middle ear or the otitis media. So that's an important thing for you to remember. Otitis media is very common in children, also in adults, where middle ear का infection होता है and that can lead to thrombosis of sigmoid sinus. So that's an important clinical stuff. During operation of the mastoid process, one should be careful about the sigmoid sinus because it is actually indenting the bone. अगर वो expose हो गई then there is problem, infection of the sigmoid sinus. So any sinus infection is basically infection disturbing the central nervous system. Spread of infection or thrombosis from the sigmoid and the transfer sinus to the superior sagittal sinus may cause impaired CSF drainage into the later and may therefore lead to development of the hydrocephalus. So अगेन मैंने आपको सिंपल अल्फाज में पहले ही बता दिया कि इफ देयर इज एनी thrombosis or any infection within any of the sinuses, the whole system will be disturbed within the central nervous system. जिसकी एक एग्जांपल ये है कि CSF फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइड्रोकेफलस डेवलप हो सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज otitic hydrocephalus. It's a terminology used जिसमें middle ear infection हुआ, infection के बाद कोई ना कोई sinus में thrombosis हुई, sinus में thrombosis या sigmoid sinus में या transverse sinus में, और वो thrombosis backtrack कर गई superior sagittal sinus में और flow of the CSF disturb हुआ और hydrocephalus generate हो गया just because of the otitis media. hydrocephalus हो गया, that is known as otitic hydrocephalus. Okay, so that's an important terminology to remember. There are so many other small sinuses. अभी जो हमने sinuses पढ़े थे they are major big sinuses जिसमें cavernous sinus है, superior sagittal, inferior sagittal, straight, sigmoid and transverse. Okay, then there are some other sinuses such as occipital sinus is a small sinus और sphenoparietal sinus right and left side पर superior petrosal. I'm actually leaving this for now because यहाँ पे बहुत ही कम details में लिखा हुआ है, but we will actually discuss them in much more detail जब हम neuroanatomy discuss करेंगे. Some of them are easy to understand right now, such as intercavernous sinuses. They are anterior and posterior. एक साइड पे cavernous, दूसरे साइड पे cavernous, और cavernous sinuses के बीच में communication, anterior intercavernous and posterior intercavernous. Usually ये जो छोटी sinuses हैं इनका काम है to connect the bigger sinuses. जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था, superior and inferior petrosal are connecting the cavernous and the sigmoid sinuses, just like that. Okay. राइट, एक टेबल यहाँ बना हुआ है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं. सो एमिशरी वेन्स वेल्वलेस कम्युनिकेट इंट्राक्रेनियल विद एक्स्ट्रा. सो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना एमिशरी वेन्स, ये आपको समझनी है कि जो इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस हैं और जो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स हैं उनके बीच में ये होती है एमिशरी वेन्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल सुपीरियर सैजिटल साइनस की कनेक्शन है
parietal emissory veins, foramen cecum, middle meningeal vein, और अल्टीमेटली किन वेन्स के साथ कनेक्ट हो रहा है? वेन्स ऑफ द स्कैल्प, नेजल वेन्स, टेरिगोइड वेन्स. ओके, सो कौन सा साइनस है, कौन सी कनेक्शन लाइंस हैं, और अल्टीमेटली किन वेन्स के साथ कनेक्ट हो रहा है. सो फॉर दैट दिस इज अ गुड टेबल टू स्टडी, सो यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर. बट द पॉइंट इज क्रेनियल कैविटी का ये जो चैप्टर है इसमें जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, हर एक की फर्दर डिटेल्स पे अलग अलग वीडियो हैं. फॉर एग्जांपल एक एक साइनस न्यूरो एनाटमी में डिटेल में हमें डिस्कस करना है कि हर साइनस किस तरह से फॉर्म होता है, उसकी एनाटमी, उसके रिलेशंस, उसकी ड्रेनेज लाइन. यहाँ एक ओवरव्यू आपको जरूर दे दिया है ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ डज द क्रेनियल कैविटी लॉजेस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. चलो बात को आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, ये जो हाइपोफिसिस सेरेब्राई है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन डिस्पाइट बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज इट एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलीज सब्सटेंसेज विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. फॉर एग्जांपल इसमें से कोई रिलीज होगा एक हार्मोन, फॉर एग्जांपल कॉल्ड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट विल गो इन कंट्रोल थिंग्स इन द ओवरी. इट विल ऑल्सो रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, so it will be released from the pituitary but will go and do wonders in the ovary. So similarly is thyroid stimulating hormone, for example, so it goes and does its job in thyroid. So a lot of other organs जो कि एंडोक्राइन ऑर्गन्स है उनका कंट्रोल सिस्टम इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के अंडर है. सो इट इज़ ऑफन देयरफॉर कॉल्ड द मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी बिकॉज इट ऑर्केस्ट्रेट बिटवीन ऑल ऑफ दोज. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो द ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफिजियल फोसा और सेला टर्सिका इसका दूसरा नाम है. सो अभी एक डायग्राम हमने देखी भी थी, लेट मी फाइंड वो डायग्राम दोबारा से किधर है. सो it is present in a concavity. This is the bony cavity जिसको हम नाम देते हैं fossa for this particular hypophysis cerebri. It is particularly part of the sphenoid bone. So you either call it the hypophysis fossa or sella turcica or pituitary fossa. They are all the same things. Okay, so ये जो bony fossa इस तरह से बनता है जिसके अंदर ये fit in होता है, ये इन तमाम fossa के different नाम हैं. The fossa is roofed by a fold of the dura mater which is the diaphragma sella जिसके बारे में we have discussed earlier in this video. The stalk of the hypophysis cerebri pierces the diaphragma sella and it is attached above to the floor of the third ventricle. So this is the diagram. If you look here, that is the pituitary gland और यहाँ पे somewhere there will be the diaphragma sella which is the fold of the dura mater and this is the stalk जो इस diaphragma sella को pierce करके ऊपर की तरफ जाती है and the stalk then connects with the third ventricle. Okay, floor of the third ventricle के साथ the stalk is connected above. The gland itself is oval in shape and it measures about, it's a small gland, 8 millimeters anteroposteriorly and 12 millimeters transversely. इतना भी small नहीं है, it's a P-shaped gland actually and roughly about 500 milligrams in weight. Okay, so relatively बाकी अगर endocrine gland से आप compare करें तो it is small but not that small, considerable size है. इसके relations, इसके superior relation क्या है, inferior relation क्या है. Superiorly obviously immediately जो covering है dura mater की, that is diaphragma sella, and then it is also in immediate relation with optic chiasma, very important. So here you see these are the optic chiasma, therefore any tumor in the pituitary gland has a potential to compress the optic chiasms. Okay, और अगर optic chiasms compress होते हैं then there are visual signs and symptoms जो अभी हम discuss भी करेंगे briefly इस chapter में और ज़्यादा detail में in the neuroanatomy. Then there is also infundibular vessels of the third ventricle. So these are the structures which are present superiorly. Okay, so these are the superior relationship structures. Inferiorly क्या मौजूद होता है? There are some venous channels between the two layers of dura mater lining the floor of the hypophyseal fossa because this is all present in the bony floor, bony fossa के अंदर ये मौजूद है. तो इसका जो inferior relation है यहाँ पे dura mater की कुछ irregular venous sinuses हैं which are present in the inferior relation. What else? There is hypophyseal fossa and there is sphenoidal air sinuses. So जिस जगह ये मौजूद होता है इस तरह से there is a bony fossa और ये जो bony fossa है इसके नीचे यहाँ पे sphenoidal air sinuses हैं. Here it occupies like this. ये पूरा pituitary gland है. So inferior relation में venous sinuses हैं, inferior relation में ये fossa का bony structure है और inferior relation में ये sphenoidal air gaps हैं और superior relation में we discuss कि किस तरह से diaphragma sella and optic chiasm. Okay, so these are all important relations because tumor of pituitary is not uncommon and whenever there will be tumors of pituitary there are chances that it will compress the optic chiasm, produce the symptoms. It can have problems inferiorly. So inferior relations and superior relations are all very important because the tumors of this gland are not uncommon.
अच्छा, दोनों तरफ on both sides there is very important structure, the cavernous sinus and its contents, and therefore if for any reason there is compression on the lateral sides, both sides पे अगर compression है, then there are chances कि it will compress cavernous sinus. So this is a diagram showing very nicely the lateral relation on the right side as well as the left side, although right side के structures बने हुए नहीं हैं. So look here, this is the cavernous sinus with all its contents. This is right in the lateral relation of the hypophysis cerebri. Superior relations इधर होंगे, inferior relations इधर होंगे, and lateral relations में है cavernous sinus और इसके सारे contents. Okay, so let's move on to discussing what are further subdivisions and parts and some developmental aspects of pituitary gland. The gland is usually divided into two parts. One is known as adenohypophysis, which is the anterior pituitary, common terms में इसको कहते हैं, and the neurohypophysis, जिसके लिए common term use की जाती है posterior pituitary. Now both of them are different from each other in terms of anatomy, in terms of histology, in terms of their function, also in terms of their development. So embryologically they develop from different origins. Okay, therefore they are very very different from each other. जो adenohypophysis है, it develops as an upward growth called the Rathke's pouch from the ectodermal roof of the stomatum. So ये ectodermal origin का है, and that upward budding of the ectodermal roof of the stomatum is known as Rathke's pouch. Very important. So adenohypophysis का origin है from the Rathke's pouch. The neurohypophysis develops as a downward growth from the floor of the diencephalon and is connected to the hypothalamus by the neural pathway. So basically जो neurohypophysis है, that is an extension from the nervous system, and इसीलिए इसकी जो connection है with the rest of the pituitary gland is via the neurons. So it has all the neuronal connections, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे है, neurohypophysis. ठीक है, right? तो ये तो इनकी कुछ embryological differences हो गए कि one is developing from the ectoderm of the digestive tract, for example, and the other one is from the extension of the developing diencephalon of the brain. अच्छा, expression of transcription factors and growth factors in a tightly regulated pattern is responsible for formation of Rathke's pouch. ये हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में फ्रॉम लैंगमैन, मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है तो वहाँ देख लीजिएगा. नाउ एडिनोहाइपोफिसिस जो है उसके फर्दर पार्ट्स क्या क्या है. एडिनोहाइपोफिसिस का एक पार्ट है विच इज कॉल्ड द एंटीरियर लोब और द पार्स एंटीरियर और द पार्स डिस्टालिस और द पार्स ग्लैंडुलरिस. यार चार पांच नाम एक ही चीज के हैं, बट एनीवेज दैट्स हाउ इट इज. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लैंड. देन देयर इज एन इंटरमीडिएट लोब. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन स्ट्रिप from the anterior lobe by an interglandular cleft, a remnant of the lumen of the Rathke's pouch, and there is a tuberal lobe or the pars tuberalis. It is an upward extension. So इसको हम देख लेते हैं डायग्राम पर. इसके different parts इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं. So look here, for example, these are, let me take the eraser, and here are the different parts. Okay, there is pars anterior, and then there is a cleft, and then there is pars tuberalis. So all this is comprising the adenohypophysis. Okay, adenohypophysis is composed of all these three portions, namely the anterior lobe or the intermediate lobe or the tuberal lobe. So all these structures are here: anterior, intermediate, and tuberal lobe. And then the neurohypophysis has a posterior lobe, infundibulum, and median eminence. So again, if you look at this diagram, so there is posterior lobe and infundibulum and median eminence. Okay, the median eminence. So एडिनोहाइपोफिसिस, न्यूरोहाइपोफिसिस, डिफरेंट पार्ट्स. ये हिस्टोलॉजी में बहरहाल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स होते हैं किस पार्ट में और उसकी सेलुलर कंपोजिशन और फंक्शनल डिस्टिंग्विशन क्या है एक दूसरे से. हर पार्ट अलग तरह से बिहेव करता है. वो हिस्टोलॉजी IBS से हम कर रहे हैं, इंद्रबीर सिंह से, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे काफ़ी सुपरफिशियली दिया हुआ है, उसी तरह से उसको पढ़ लेते हैं. अच्छा जी, ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. द हाइपोफिसिस सेरिब्राई इज सप्लाइड बाय द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड. सो चीफ जो ब्लड सप्लाई है दैट इज वाया द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. देयर इज वन सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी ऑन ईच साइड, वन इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी ऑन ईच साइड. तो चार वेसल्स तो ये हो गई, राइट और लेफ्ट की सुपीरियर हाइपोफिजियल एंड राइट और लेफ्ट की इंफीरियर हाइपोफिजियल. ठीक है. Now each superior hypophyseal artery supplies ventral part of the hypothalamus, upper part of the infundibulum, and lower part of the infundibulum through a separate long descending branch called the trabecular artery. So अगर हम डायग्राम में देखें
So this is the trabecular artery जिसके भी हम बात कर रहे थे. Here we have the superior hypophyseal artery, and then here we have the inferior hypophyseal artery. So there are two superior hypophyseal arteries on each side, and there are two inferior hypophyseal arteries, and the branches from these hypophyseal arteries obviously anastomose with each other heavily. Okay. Then what else is important about the arterial supply? Each inferior hypophyseal artery divides into medial and lateral branches which join with one another to form an arterial ring around the posterior lobe. Branches from this ring supply the posterior lobe and also anastomose with branches of the superior hypophyseal. So this is not something unusual. This is very usual in different parts of the body. Branches from one particular artery anastomose with each other and also anastomose with the neighboring arteries. So that's not a big deal to understand. Posterior lobe की supply is mainly via the inferior hypophyseal system and also anastomotic channels. अब जो एंटीरियर लोब है और जो पार्स डिस्टालिस इज, सुनिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इज प्योरली सप्लाइड, एक्सक्लूसिवली सप्लाइड बाय द पोर्टल वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिलरी टफ्ट्स फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी. सो जो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज हैं, दे मेक कैपिलरी टफ्ट्स लाइक दिस. सो दिस इज द सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी. You see the capillary tufts made near the median eminence as well as the infundibulum, and then these tufts send the arteries, the long portal vessels which supply the anterior hypophysis. The long portal vessels drain the median eminence and the upper infundibulum, and the short portal vessels drain the lower infundibulum. The portal vessels are of great functional importance because they carry hormones releasing factors from the hypothalamus to the anterior lobe, where they control secretory cycle of different glandular cells. So the portal system is bringing stuff from hypothalamus, so that hypothalamus has a control over the anterior lobe. Now that is an important point because अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो pituitary gland है, that is the master gland of the body, but see what's happening here कि pituitary gland के function को hypothalamus actually control कर रहा है. Now you think about it, hypothalamus master gland हुआ या anterior pituitary या posterior pituitary master gland हुए. So think about it, okay? Because anterior pituitary itself is controlled by hypothalamus. इसी तरह posterior pituitary is also controlled neurologically. So basically जो pituitary gland है उसका अपना pure control mechanism नहीं है, okay? The mechanism is basically controlled from even higher centers such as the hypothalamus. Now venous drainage कहाँ जाती है? Short veins emerge on the surface of the gland and drain into the neighboring dural venous sinuses. So whatever comes next उसके अंदर ये drain कर देते हैं blood को. The hormones pass out the gland through the venous blood and is carried to the target cell. आपको पता है ये हमारी पूरी बॉडी का जनरल सिस्टम है कि जो venous blood है whatever it takes to the heart is then distributed to the whole body. That's how it is. आपको हार्ट का साइकिल पूरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में. Whatever comes in the venous side of the heart on the right side goes to the lung, comes back to the left side और left side से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है. Okay, so venous drainage is important because it is carrying important hormones from the pituitary. So pituitary से important hormones निकल के in veins में जाएंगे और neighboring venous sinuses में चले जाएंगे, वहाँ से general circulation में enter हो जाएंगे और जो भी target organs हैं वहाँ तक पहुँचेंगे. Histologically, as I said again, histology हम डिटेल में डिस्कस करते हैं from इंदरबीर सिंह, but let's briefly talk about it. जो anterior lobe है pituitary gland का, it contains chromophilic cells. Chromophilic cells include acidophils and basophils, okay, and chromophobic cells जो कि 50% हैं. They are non-secretory phase of the other cell types or their precursors. So basically जो secretory cells हैं, these are the chromophilic cells. So जो chromophilic cells हैं, which are the secretory cells, they are further divided into acidophils and basophils, which are further divided acidophils into somatotrophs and mammotrophs. Mammotrophs are prolactin cells. They secrete lactogenic hormones important for milk secretion, and the somatotrophs are those which are concerned with the growth hormones, somatotropic hormones and the growth hormones. These are the acidophil categories of cell, and then the basophil category is also called the beta cells, and this is easy to remember: B basophils, B beta cells, A acidophil, A alpha cells, okay? And they're about 7% of all the cells. There's 7% of all the chromophilic cells, okay? They are further divided into thyrotrophs for thyroid hormones, corticotroph for ACTH, gonadotrophs for FSH, and leucotroph for LH, okay? So this is all very important. Further details to come in
इन द हिस्टोलॉजी प्लेलिस्ट, उसमें हम ये ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि इन तमाम सेल्स की क्या क्या डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ जो इंटरमीडिएट लोब है, दिस इज़ all about the anterior lobe. Anterior lobe के अंदर ये cells हैं histologically. Intermediate lobe is made up of a lot of basophil cells and chromophobe cells surrounding the masses of colloid material, and they are known to be secreting very important melanocyte stimulating hormone, which is concerned with the timing clock of the body. Very important. Okay, physiology में ये चीज़ आएगी, so stay tuned. इस चीज़ को पार्क कर लीजिए अपने दिमाग में. Important for you for time regulation within the body. And the posterior lobe histologically is composed of a large number of non-myelinated fibers forming the hypothalamo-hypophyseal tract. So basically it is composed of a lot of neuronal connections of pituitary gland with the hypothalamus. These modified neural cells, which are also present in the posterior lobe, called pituitarids, they have many dendritic connections which terminate on near sinusoids. ये basically physiology में जब हम discuss करेंगे कि how there are certain stuff which is prepared in the hypothalamus is transported to the posterior lobe via the neurons. इसको पूरे को हम नाम देते हैं hypothalamo hypophyseal portal system. The hypothalamo-hypophyseal tract जो है, it begins in the preoptic and the paraventricular nuclei of the hypo. So it begins in the hypothalamus. Its short fibers terminates in relation to the capillary tufts of the portal vessels, providing possibility for a neural control of a secretory activity of the anterior lobe. The long fibers of the neurosecretory tract passes to the posterior lobe. ये fibers directly from the hypothalamus passes to the posterior lobe, and they terminate near the vascular sinusoids. The hormones related to the posterior lobe are ADH, which is also called vasopressin or antidiuretic hormone for ADH, which acts on kidney tubule, very important, and oxytocin, which is important for contraction of smooth muscles, important for delivery. These hormones are actually secreted by the hypothalamus, from where they are transported through the hypothalamo-hypophyseal tract to the posterior lobe of the gland. So that is something very important. For now, what you need to remember is that there are connections between neural connections, there is axonal connection, yani there is hypothalamus up there and there is pituitary gland down there. So the neurons are actually arising from there and coming in the posterior lobe. They are secreting the hormones, and the hormones are being released into the circulation by the pituitary. So again, think about it. Who is actually the master gland of the body, pituitary or hypothalamus? It's your decision, your call. Now clinically, pituitary tumors give rise to two main categories of symptoms. There are some generalized symptoms due to pressure over the surrounding structure. देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इट इज सराउंडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. सुपीरियरली हमने पढ़ा था कि देयर इज ऑप्टिक chiasm. सो प्रेशर ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक chiasm फॉर एग्जांपल विल लीड टू बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया. और अगर हाइपोथैलेमस पे प्रेशर है तो हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम्स होंगे. रात के पाउच टीचर जो रात के पाउच ट्यूमर्स हैं उसमें दिस इज मच मोर कॉमन. सो देयर आर प्रेशर सिम्टम्स, यानी पिट्यूटरी जब साइज में बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, इट विल स्टार्ट कंप्रेसिंग द नियर बाय स्ट्रक्चर्स. एक ये सिम्टम्स होंगे. देन देयर आर स्पेसिफिक symptoms. For example, acidophils or eosinophil adenoma. Agar adenoma is particularly in the acidophils, causes acromegaly because growth hormones अब ज़्यादा रिलीज होगा, बिकॉज दिस इज वॉट इज रिलीज फ्रॉम दी एसिडोफिल्स. अगर बेजोफिलिक एडिनोमा है, यानी एडिनोमा इन द बेजोफिल्स है, देन यू एक्सपेक्ट कुशिंग सिंड्रोम, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस, यू सी हियर एसिडोफिल contains somatotrophs, so increased growth hormone, so acromegaly. अगर बेजोफिल्स की बात करें, so ACTH ज़्यादा रिलीज होगा, so it may lead to Cushing type of problems. Chromophobes में अगर एडिनोमा है, then it causes effects of the hypopituitarism actually, not hyperpituitarism. Posterior lobe damage causes diabetes insipidus because posterior lobe से निकलने वाला एक important hormone है ADH. So if that is disturbed, then diabetes insipidus. And although the lesion in these cases usually lie in the hypothalamus, because actually hypothalamus is controlling the production of ADH, not itself the posterior pituitary. So clinically this is all very very important. हम जाहिर है ये जब पैथोलॉजी और मेडिसिन और सर्जरी के डिफरेंट लेक्चर्स करेंगे, तब ये एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स आपका रिवाइज करना और पुल आउट करना बहुत ज़रूरी है. सो ये डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ. अब बात करते हैं स्टार्ट अगले टॉपिक की इस चैप्टर के, विच इज़ अबाउट द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. नाउ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज बेसिकली अ सेंसरी गैंग्लियन, एंड इट इज़ अ सेंसरी गैंग्लियन ऑफ
फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है. सो ट्राइजेमिनल नर्व से एसोसिएटेड है ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व के साथ. इट इज होमोलोगस विद द डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल. जिस तरह स्पाइनल नर्व के लिए कोई डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है स्पाइनल कॉर्ड में, बिल्कुल इसी तरह दिस इज अ गैंग्लियन फॉर द क्रेनियल नर्व नंबर 5. All such ganglia are made up of pseudo-unipolar nerve cells. You know what are pseudo-unipolar nerve cells? के there is a cell body, a neuron like this, उसमें से एक process निकलता है यूं, and then the process is divided into two different processes. ऐसे न्यूरॉन को हम नाम देते हैं pseudo-unipolar neuron. With a T-shaped arrangement of their processes, one process arises from the cell body and then it divides into a central process and a peripheral process. So there is one process which is initially arising and then there is a central process and a peripheral process. So that is an arrangement of a pseudo-unipolar neuron. The ganglion is crescentic or semi-lunar in shape. चांद, आधा चांद इस shape का होता है, semi-lunar almost, with its convexity directed anterolaterally. The three divisions of the trigeminal nerve, जो कि आपको already पता है कौन कौन से हैं. These are ophthalmic division, which is called V1. This is for 5. Trigeminal is the fifth cranial nerve, so this is the letter for 5. V and 1 is the first branch, ophthalmic. V2 is the second branch of trigeminal nerve. This is called maxillary. And V3 is the third branch of trigeminal, which is called mandibular division. They emerge from the convexity of the ganglion, and the posterior concavity is basically it receives the sensory root. Anyways, so there is a sense. अभी थोड़ी देर में ये हम डिस्कस भी करते हैं. अभी बात हमें करनी है कि where is it situated और उसके रिलेशंस क्या हैं. So the trigeminal ganglion, थोड़ी देर पहले हमने एक बात डिस्कस की थी when I was telling you about Fox cerebri, tentorium cerebri. तो उस वक्त ये डायग्राम हमने देखी थी. Let me jump back to that diagram, this one. So if you remember, there was tentorium cerebri और उसमें एक रेसिस बना था जिसको हमने नाम दिया था मैकल्स केव, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन फिट होता है. सो ये आपको एक्चुअली ऑलरेडी पता है कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की लोकेशन क्या है. ओके, सो द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज लोकेटेड इन अ स्मॉल रेसिस ऑफ द टेंटोरियम cerebelli, right? So it is in the trigeminal impression on the Meckel's cave. ये बात मैंने आपको बताई थी, trigeminal cave या Meckel's cave, which is small recess within the fold of dura mater. There are two layers of dura below the ganglion. The cave is lined by the pia and arachnoid. इसीलिए जो trigeminal ganglion है, it is in close connection and surrounded by the cerebrospinal fluid as well. The ganglion lies at the depth of 5 cm from the pre-auricular point. इसकी लोकेशन है ये. नाउ द रिलेशनशिप्स इसके मीडियली व्हाट इज प्रेजेंट, इंटरनल कैरोटिड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कवर्नस साइनस. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर दिस इज द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन एंड मीडियल साइड पे दैट इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड, और मीडियल साइड पे देयर इज कवर्नस साइनस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. सो दे आर इन द मीडियल रिलेशन. ओके, व्हाट इज प्रेजेंट लेटरली इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. सो हियर इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी at the lateral relation. Easy. Superiorly there is parahippocampal gyrus of the cerebral cortex, and inferiorly there is motor root of trigeminal nerve. There is foramen lacerum, greater petrosal nerve, apex of the temporal bone. So these are all the inferior relation. Temporal bone का apex, this is in the inferior relation. Greater petrosal nerve, inferior relation. Motor root of the trigeminal, inferior relation. So inferior relations, superior relations, medial and lateral. Okay, easy stuff. Associated roots and branches. The central process of the ganglion cells form the sensory root of the trigeminal nerve, which is attached to the pons at the junction between with the middle cerebellar peduncle. So एक इसकी सेंसरी रूट है. बेसिकली जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि देयर इज अ सेंसरी रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन व्हिच यू कैन सी एट द डायग्राम हियर. सो दिस हियर इज द गैंग्लियन एंड हियर एट द इंफीरियर पार्ट इज द सेंसरी रूट. ओके, द पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ द गैंग्लियन सेल्स फॉर्म 3 डिवीजन. अब मैंने आपको ये बात बताई कि इसमें जो गैंग्लियन है वो गैंग्लियन इस तरह से है ना कि एक यूं है उसकी सेल बॉडी, एक यूं सेंट्रल प्रोसेस है और फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ये जो सेंट्रल प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है इसमें से एक जा रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल प्रोसेस, और दूसरा जा रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोसेस. तो ये जो सेंट्रल प्रोसेस है इस तमाम बहुत सारे सेल्स होंगे, एक और सेल होगा उसका भी सेंट्रल प्रोसेस होगा, तो सारे सेंट्रल प्रोसेसेस मिलकर क्या बना देते हैं, दे मेक द सेंसरी रूट. और सारे पेरिफेरल प्रोसेसेस मिलकर क्या बना देते हैं, दे मेक 3 ब्रांचेस. सो द पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं, दे मेक 3 डिविजन्स व्हिच आर कॉल्ड ऑप्थैल्मिक, maxillary and mandibular.
ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो सेंसरी रूट है वो कैसे बनता है, बाय द सेंट्रल प्रोसेसेस, और ये जो तीन डिविजन्स बन रहे हैं ये कैसे बनता है, बाय द पेरिफेरल प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं दे आर सूडो यूनिपोलर. Okay, the small motor root of the trigeminal nerve is attached to the pons superomedial to the sensory root. It passes under the ganglion from its medial to lateral side to join the mandibular nerve at the foramen ovale. अब इसका जो motor root है, it's a very small motor root. इसके बारे में important point जो याद रखना है वो ये कि it joins the mandibular nerve via the foramen ovale, and you can also appreciate this in the diagram here. This is the motor root small and it is joining the mandibular nerve via the foramen ovale. ये foramen ovale है, ये mandibular nerve है और ये motor root है. Okay, so sensory root, 3 divisions and a small motor root. ये पूरी composition है इस trigeminal nerve की. Right, anything else that we need to discuss? The blood supply. The ganglion, this ganglion is supplied by the internal carotid, middle meningeal, accessory meningeal and ascending pharyngeal. Easy, क्योंकि यही सब इसके नेबर में है भी. अगर आप इस ganglion की लोकेशन को देखें, so इसकी लोकेशन में there is internal carotid, it gives a branch, there is middle meningeal, it gives a branch, ascending pharyngeal gives a branch, so all which are already in the close proximity, वो सब इस ganglion को branches supply करते हैं. Now the trigeminal nerve itself. Fifth cranial nerve is the largest cranial nerve. That's an important point to remember. It comprises of 3 branches, 2 of which are purely sensory, and the third one, the largest branch, is the mixed nerve. Trigeminal nerve is the nerve of the first brachial arch. So all important paragraph इसमें सारी बातें याद रखने वाली हैं. Now branches of this nerve provide sensory fibers to 4 parasympathetic ganglion associated with the cranial outflow of the parasympathetic nervous system. और वो गैंग्लिया के नाम क्या क्या हैं? सीलियरी गैंग्लिया, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया, ओटिक गैंग्लिया एंड सबमैंडिबुलर. इन सारों की अपनी अपनी सप्लाई लाइन है, लेकिन इनको सप्लाई कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व. सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑप्थेल्मिक, which is the first division, carries sensory fibers from structures derived from the frontonasal process. Maxillary, the second division, conveys afferent fibers from structures derived from maxillary process. And mandibular nerve, the third division, which is the mixed nerve, carries sensory fibers from the mandibular processes. So if you remember the first brachial arch development, so you should know all these processes, maxillary process, mandibular process, और ये तीनों divisions supply करती हैं एक एक process के derivative को, the sensory supply. Okay, now sensory component of cranial number 5, sensation of pain, temperature, touch and pressure from skin of the face, mucous membrane of nose, most of the tongue, paranasal air sinuses travel along the axons of the trigeminal nerve. Their cell bodies lie in the ganglion, the trigeminal ganglion. इसके मुख्तलिफ नाम है. It is also called ganglion 5 या trigeminal ganglion, semilunar ganglion, Gazerian ganglion. This ganglion is equivalent to the, ये बात हम कर चुके हैं, it is equivalent to the spinal ganglion of spinal nerves. जैसे spinal nerves में spinal ganglion होता है dorsal root पर, ऐसे यहाँ पर ये sensory ganglion है central nervous system में. It lies at the apex of the petrous temporal bone in a dural cave which is called the Meckel's cave. ये सारी बात एक्चुअली हम कर चुके हैं, और इसके 3 पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं वो भी हम बात कर चुके हैं. देयर इज एन ऑप्थेल्मिक डिवीजन, देयर इज अ मैक्सिलरी डिवीजन एंड देयर इज अ मैंडिबुलर डिवीजन, जो कि अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करता है. ओके, अब जो मोटर कंपोनेंट है, द मोटर न्यूक्लियस रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. रेड न्यूक्लियस फाइबर्स ऑफ द मोटर सप्लाई टू द 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मेसेटर, लेटरल टेरिगोइड, मिड. ये जो चारों इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, उनकी मोटर सप्लाई काम है ट्राइजेमिनल नर्व का. ओके, it also supplies tensor villi palatini, tensor tympani, mylohyoid, anterior belly of digastric, so triangles of neck के कुछ muscles. Okay, injury to the nerve, ophthalmic nerve की अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, maxillary part की इंजरी होगी तो क्या होगा, और mandibular part की इंजरी होगी तो क्या होगा. So if there हर एक की इंजरी में there is a characteristic loss of a particular reflex. So if the ophthalmic division is disturbed, the corneal blink reflex is gone. So if cornea पे अगर आप कोई चीज़ टच करें, the eye usually blinks. So वो reflex is mediated by the ophthalmic division of the trigeminal. So if you do this, this is gone. Maxillary nerve is disturbed, there is the loss of sneeze reflex. छींक नहीं आएगी if something enters into the nasal cavity. And if there is mandibular nerve disturbed, then there is a loss of jaw jerk
reflex. Okay, so her division के damage के साथ कोई ना कोई reflex is gone. Flexed paralysis of muscles of mastication will also happen क्योंकि the nerve by the motor component is supplying to the muscles of mastication. Therefore, if the nerve is damaged, the muscles of mastication will go flexed. यानी उनका कोई motor control नहीं होगा and they will not be able to function. ढीले ढाले से हो जाएंगे flexed paralysis. Okay, therefore the strength of mastication will be decreased. Now that's all about basically the trigeminal ganglion. आपको ganglion का पता होना चाहिए, उसमें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है. उसके जो सेंट्रल प्रोसेस है, जो सेंटर की तरफ जा रहा है, वो सेंसरी रूट बनाता है, और जो पेरिफेरी की तरफ प्रोसेसेस जा रहे हैं, दे मेक 3 डिविजन्स. इसका एक छोटा सा मोटर रूट भी है जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है. मीडियल रिलेशन, लेटरल रिलेशन, सुपीरियर इंफीरियर रिलेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट डिस्कशन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट गैंग्लियन स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. अच्छा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की बेसिकली इंपॉर्टेंस इस रीजन में ये है कि इफ देयर इज एनी ब्लो टू द हेड रीजन, देन देयर इज ब्लीड बाय द मिडिल मेनिंजियल बिकॉज इट इज प्रेजेंट द टेरियन. ये हमने बार बार बात की है. और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी अगर रप्चर होती है, सो इट विल लीड टू व्हाट सॉर्ट ऑफ हेमरेज? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, व्हिच इज एन एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी. देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस आर्टरी. ओके, आर्टरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, इंफ्राटेम्पोरल रीजन में निकलती है. ये हमने ऑलरेडी जब मैक्सिलरी आर्टरी एक अलग वीडियो में डिस्कस की है तब ये बात कर रखी है. कोर्स एंड रिलेशन ये भी सारा ऑलरेडी वहां हमने किया हुआ था, बट एनीवेज इसको क्विकली देख लेते हैं. इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा द आर्टरी रन्स अपवर्ड, ऑब्वियसली इट गोज अपवर्ड एंड मीडियली डीप टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल, superficial to the sphenomandibular ligament. That's a little too much of the details, ना भी याद रखें तो चलेगा. Here it passes through the loop formed by the 2 roots of the auriculotemporal nerve. ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हो हेड एंड नेक की तो ये बात आपको पता है. It enters the middle cranial fossa through foramen spinosum. That's an important point, ये भूलना नहीं है. मिडल मेनिंजियल आर्टरी किस तरह एंटर होती है cranial fossa के अंदर, मिडल cranial fossa में, that is via foramen spinosum. In the middle cranial fossa, the artery has an extradural course, but the middle meningeal veins are closer to the bone than the artery. Here, the artery runs forward lateral for variable distance, grooving the squamous petrosal bone and squamous temporal bone, and divides into a frontal and a parietal branch. Again, too much details. Important point इस पूरे paragraph में ये है कि it has an extradural course. Therefore, if there is any rupture to the artery, the hemorrhage will be extradural, not subdural. The frontal or anterior branch is larger than the parietal branch. Well, I'm not going into the details of the branches because ये हमने already जब हम osteology कर रहे थे तब ये बात की थी middle meningeal के हवाले से. Also not the posterior branch. So ले देखे सारी important बात ये है बॉस कि जो middle meningeal है उसके breakage से extradural hemorrhage होगा. Foramen spinosum से ये enter होती है into the middle cranial fossa और इसका root है extradural. Okay. Now, the middle meningeal artery supplies only small branches to the dura mater. It is predominantly a posterior arterial supplying bone and red bone marrow in the dipole of the skull. Within the cranial cavity, however, it gives some branches, the ganglionic branches to trigeminal ganglion. अभी ऊपर भी हमने ये बात डिस्कस की थी. Petrosal branch to the hiatus of the greater petrosal nerve. Superior tympanic branch to the tensor tympani muscle. Temporal branches to the temporal fossa structures, and anastomosic branch that enters the orbit and anastomose with the lacrimal artery. So these are some important arterial supplies within the cranial cavity. However, it gives some branches to dura mater. Okay. Now the middle meningeal artery is of great surgical importance because it can be torn in the head injuries resulting in extradural hemorrhage. Hundreds of times I have now again and again repeated this. The frontal or the antral branch is commonly involved branch during the rupture. The hematoma presses on the motor area giving rise to hemiplegia of the opposite side. आधा opposite side का part fallage. Okay, गया stroke type symptom. Hemiplegia is not working. The anterior division can be approached surgically by making a hole in the skull over the terion 4 cm. Obviously आपके लिए important नहीं है. You are not going to draw the hole. Okay, that is for neurosurgical consultants and residents. Rarely the parietal or the posterior branch is implicated, causing contralateral deafness. In this case, the hole is made 0.4 cm above, and the point is इन सब बातों को याद रखने का कि for examination purpose you should be able to
to differentiate by the symptoms कि कौन सी branch of the middle meningeal artery is disturbed. If it is the anterior branch, the symptoms will be hemiplegia of the opposite side of the body. If it is the posterior branch, the symptoms will include contralateral deafness. और इस पे डिपेंड करेगा कि आपने अप्रोच क्या करनी है, आपने किस पॉइंट पे होल बर करना है हेमाटोमा को अप्रोच करने के लिए. ओके, सो दैट्स द होल क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम स्ट्रक्चर्स विच आर ऑल्सो क्विकली वी हैव टू डिस्कस. और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रेनियल कैविटी में हैं, अगर आप ब्रेन को निकाल दें तो बाकी पीछे क्या बचता है. सो द स्ट्रक्चर्स सीन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ब्रेन इंक्लूड 12 क्रेनियल नर्व्स. सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स नजर आती हैं. कवर्नस पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से जो कवर्नस पार्ट है इट इज विजिबल इन द क्रेनियल कैविटी. 4 पिट्रोजल नर्व्स एंड 4th पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी. वर्टिब्रल आर्टरी के भी 4 पार्ट्स हैं, तो इसका 4th पार्ट हमको विजिबल होता है इन द क्रेनियल कैविटी. नाउ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगिंस इन द नेक. आपको पता है एज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी. द कॉमन कैरोटिड डिवाइड्स इनटू इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. ओके, सो जो इंटरनल कैरोटिड है इट गोज अप एंड इट हैज 4 different parts. There is a cervical part जो neck में है, petrous part जो petrous bone में है, cavernous part जो कि cranial cavity में है, and then there is a cerebral part. So जो cervical part है obviously it lies in the neck in the carotid sheath. There is a petrous part which lies in the carotid canal of the petrous part of the temporal bone. There is a cavernous part which is in the cranial cavity. और अभी हमने डायग्राम में देखा भी था ऊपर कि it was within the cavernous sinus actually. And it gives branches to the trigeminal ganglion, superior inferior hypophyseal branches to the hypophysis cerebri. This is all something अभी हम ऊपर ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. So this is the part, cavernous part, which is actually present in the cranial cavity. Then there is a cerebral part जो कि obviously brain के structures को supply करेगा. It gives ophthalmic branches, anterior cerebral, middle cerebral, posterior communicating, anterior choroidal. Some important branches of the circle of Willis जो कि brain को supply करेगा. Of these, the ophthalmic artery supplies the structures in the orbit, while the others supplies the brain. The curvature of the petrous, cavernous and cerebral parts of the internal carotid artery together form an S-shaped figure, the carotid siphon in the angiogram. ये carotid siphon दिखता है angiogram में. So if you look, this is the root of internal carotid, जिसमें ये cervical part है, that will be in the carotid sheath. Then there is a petrous part जो कि petrous part of the temporal bone से गुजरती है. Then there is a cavernous part. So cavernous part में आप देखें there is pituitary को branches जा रही हैं, superior hypophyseal, और ophthalmic branch निकल रही है. Then there is a cerebral part which is giving all these branches to different parts of the brain. So it is actually making this S-shaped structure जो कि angiograms पे नजर भी आता है. Okay? तो इंटरनल कैरोटिड इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ब्रेन में दिखता है, क्रेनियल कैविटी में दिखता है आफ्टर रिमूविंग द ब्रेन. और क्या दिखता है जी? क्रेनियल नर्व्स. How many cranial nerves are there? You know there are long list of cranial nerves to a total of 12 cranial nerves. Okay? और इन तमाम cranial nerves के यहाँ पे बेसिकली सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं और मैं आपको डायग्राम पे दिखा भी देता हूँ. बट द पॉइंट इज कि इन सब की डिटेल्स हैं अलग से. एक एक cranial nerve पूरी एक फिल्म है, उसमें हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे. सो एक cranial nerve कहाँ से निकलती है, उसके न्यूक्लियस कौन से एसोसिएटेड हैं, उसकी सप्लाई लाइन क्या है. सो ये पूरी स्टोरी है. अभी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नाम दिए हुए कि द फर्स्ट cranial nerve is called the olfactory nerve और एक एक लाइन की डिस्कशन दी हुई है. बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर बिकॉज इस पे अलग अलग पूरी एक क्रेनियल नर्व पे एक वीडियो बनाऊंगा. सो इस वक्त सिर्फ नाम देख लो. और हम चूंकि क्रेनियल कैविटी के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये हैं सेकंड क्रेनियल नर्व विच इज ऑप्टिक, थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल जिसके गैंग्लियन की डिटेल्स अभी हमने डिस्कस की हैं, sixth is the abducent, seventh is the facial nerve, ninth is glossopharyngeal, 10th is vagus, 11th is accessory and then the last one is hypoglossal, 12th. okay? तो यहाँ पे भी ये मैं पैराग्राफ पढ़ नहीं रहा. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पढ़ के भी फ़ायदा है कोई नहीं, बात समझ में आनी नहीं है तब तक जब तक हर क्रेनियल नर्व अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ सिर्फ ये फ्लेवर ले लो कि दीज आर इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ दी क्रेनियल कैविटी. इस डायग्राम में ब्रेन की ये इन्फीरियर सरफेस है और एक्चुअली ब्रेन हटा दिया है तो ये ट्रेसेस दिख रहे हैं नर्व्स के. यही नर्व जाहिर है ऑब्वियसली क्रेनियल कैविटी में कंटिन्यू कर रही होंगी. सो इफ यू स्टार्ट सीइंग फ्रॉम हियर यू हैव द ऑल्फैक्टरी नर्व, देन देयर इज नंबर 2 ऑप्टिक नर्व, देन नंबर 3 oculomotor nerve, then number 4 trochlear, and then trigeminal, sensory root and motor, and then abducent nerve number 6, and so on and so forth up till hypoglossal. okay? Hypoglossal. So ये 12 pairs of cranial nerves यहाँ पर मौजूद हैं.
right? Now another important structure which is present in the cranial cavity is the petrosal nerve. उसके different components हैं, and again this will be discussed in detail when we are doing the cranial nerves वहाँ और sympathetic and parasympathetic system, क्योंकि इस petrosal nerve के different flavors हैं, different parts हैं, such as the greater petrosal nerve which is carrying the gustatory fibers and parasympathetic fibers. फिर आप देखेंगे कि there is deep petrosal nerve which is primarily sympathetic in nature, then there is lesser petrosal nerve which is primarily parasympathetic in nature, and then there is external petrosal which is again sympathetic in nature. And obviously जब मैं ये कह रहा हूँ कि they are sympathetic parasympathetic in nature, तो इनके associated roots होंगे जो sympathetic fibers होंगे जिस part में predominantly that will be in connection with some sort of the sympathetic plexus और किसी न किसी artery से उसका connection होगा. So we'll discuss them when we are talking about in detail about the cranial nerves as well as the sympathetic and the parasympathetic system and the outflow from the central nervous system. So stay tuned for the discussion on the petrosal nerve. Okay, इस वक्त सिर्फ इतना हम अगर याद रख लें कि कौन कौन से structures हैं जो cranial cavity का part हैं when the brain is removed. So there are 12 cranial nerves. There is cavernous part of the internal carotid जिसकी हमने बात की. Petrosal nerve, चारों तरह की petrosal nerve के नाम आपको याद होने चाहिए. Further details, roots, branches, stay tuned for that for a separate video. And the fourth part of the vertebral artery, that's the last thing which is also in the cranial cavity. Fourth part of the vertebral artery, it enters the posterior cranial fossa through the foramen magnum. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेड एंड नेक एनाटमी में कि कौन सी फोरामेन से कौन सी चीज़ गुजर रही है. ये दिस इज इंपॉर्टेंट यार, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसीलिए यू हैव टू पे अटेंशन टू सच टाइप ऑफ डिस्कशंस. जहाँ जहाँ ये बात आई है मिडिल मेनिंजियल स्पाइनोजम से गुजर रही थी. सो फोर्थ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी इज गोइंग थ्रू फोरामेन मैग्नम. सो रिमेंबर ऑल दीज स्टफ. ओके, that's it basically about this chapter, all done and dusted and sorted. So cranial cavity is done. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हेड एंड नेक एनाटमी का डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.